जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। दिस इज द मोस्ट अवेटिंग वीडियो फॉर द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे रिगार्डिंग कि सर इस बार के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कब कवर करवाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस किया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर मोर देन 10,000 व्यूज आए थे और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा फीडबैक आया था और उसमें से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। और उससे पहले मैं बात करूं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1 एंड द पेपर 2। पेपर 2 के रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके उसको देखिएगा। इस वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। 2024 की बात करें तो जैसे सागर हमारा इनिशिएटिव है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल द रीजन के बारे में आपसे पूछा गया था। यूएन क्लोज से रिलेटेड क्वेश्चन था, G20 से रिलेटेड क्वेश्चन था, G7 से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा जो एशियान की समिट हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मींस यहां से आपको ये तो अंदाजा आ जाता है कि 2024 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड थे। उसको करंट अफेयर से मैं और जोड़ दूं तो जिसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ना आके करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज आपको चाहिए तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके वहां से होते हैं। 2023 की बात करें तो उसमें भी आपका सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वाड से रिलेटेड क्वेश्चन था, एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन था। मींस पास्ट में भी यूपीएससी ने आपका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमटीसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आपके लिए 10 मार्क्स सिक्योर करेगी इन द पेपर 1। और इस नॉलेज को आप पेपर 2 के एसए में भी यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि पेपर 2 में एक एसए हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड आता ही आता है और चांसेस है कि 2 भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम फ्री सीरीज हमारी पेपर 1 की रिगार्डिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने को मिल चुकी है। जल्द ही हम पॉलिटी और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप से एग्जाम है, जैसे कि डिफेंस एक्सरसाइज स्कीम्स या अदर जो भी कंपोनेंट्स है, मैथ्स रीजनिंग का पार्ट, उनसे रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। और तो आप बने रहिएगा और उन स्टूडेंट्स जो सच में नीडी है इन वीडियोस के, उन तक इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अबाउट द कंसर्निंग पार्ट स्टूडेंट से ये रहता है कि सर इस लेक्चर की जो स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर है, इसकी मुझे पीडीएफ कहां पे मिलेगी। तो कल तक ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी और एवीकेएस एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा एक और चैनल है जिससे में हम पेपर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको पेपर 2 के टॉपिक मिलते हैं और आप उस गिवन टॉपिक पे अपना ऐसे लिख के उस ग्रुप में अपलोड करते हैं। जो आपके पीयर्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में इवैल्यूएशन करते हैं, फीडबैक देते हैं और जो कॉमन डाउट्स हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी वेट करते हैं कि सर इसके अलावा मुझे करंट अफेयर्स के लिए कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है क्या। तो करंट अफेयर और पेपर 2 इनके लिए रामबाण इलाज हमारे पास है कि दैट इज आवर पेपर 2 बुक। उसमें हमने 125 टॉपिक्स को कवर किया है और मीनवाइल वी हैव लॉन्च्ड आवर 1 ईयर करंट अफेयर बुकलेट, जिसमें हमने 1 सितंबर से लेके 31 मई तक के करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं। आपके एग्जाम में लगभग लगभग 10 से 15 जून तक के करंट अफेयर आते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो भी विद टाइम, अब समय तो बीतने दो, वो करंट अफेयर में आने तो दो, तो जून एंड तक वो भी अपलोड हो जाएगा। आप जहाँ हमारी एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके वहां से चीजों को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लास्ट में वीडियो कंप्लीट लिखना मत भूलिएगा। आपका एंगेजमेंट भी इतना ही जरूरी है। और मैं इन बिटवीन हमारा कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है वीडियोस के बीच में अननेसेसरी। तो मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा आपको, आपको भी पूरी शिद्दत से पढ़ना है और मेरी ये गारंटी है कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं छूटेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स के बारे में। और हालांकि आज के समय में ये ब्रिक्स प्लस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, वो क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का ओरिजिन हमको पता होना चाहिए, वो हमारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन सोल्व कराने में हमारी हेल्प करता है। मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग या इंटरनेशनल जो रिलेशंस के रिगार्डिंग, जो हमारे पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ऐसे हमारे उसमें आते हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि सन 2000 से लेके 2008 के बीच में यूएसए की जो हेजिमनी है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो रही थी और चाइना उसको चैलेंज करने के लिए सामने आ रहा था। तो सन 2001 में एक जिम ओ नेल नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें कि ब्राज़ील हो, रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, ये 4 कंट्रीज़ अगर एक साथ आती हैं तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकती हैं। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉपुलर होना लगा। 2006 में इनकी कुछ इनफॉर्मल मीटिंग हुई रशिया में और
एज आई टोल्ड यू कि चाइना धीरे धीरे यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करना चाहता था, तो उसके लिए भी उसको कोई ग्रुप चाहिए था। और चाइना का मानना था कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिसमें वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, या जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे कि G7, इन सब में यूएसए का डोमिनेंस देखने को मिलता है। इसमें वेस्ट यूरोप, जो वेस्ट हम वर्ल्ड का डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो उसको कैसे चैलेंज किया जाए, तो ये 4 कंट्री एक साथ आई। ऑफकोर्स इनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं। कॉमन इंटरेस्ट की बात करें कि बोला जाता है कि 21st सेंचुरी जो बिलोंग करेगी वो एशियन सेंचुरी होगी, और इसमें इमर्जिंग कंट्रीज रहेंगी चाइना और इंडिया। विद टाइम इन्होंने कहा कि चलो ब्राज़ील भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसको भी साथ लिया जाए और रशिया को भी साथ लिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज है और वर्सेस डेवलप्ड नेशंस है, इनके बीच का कॉन्सेप्ट था। तो ये कंट्रीज एक साथ आई और 2009 में इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, रशिया में वो मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग के बाद इनको लगा कि हाँ, हमारे कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और हमें इसको एक रेगुलर ग्रुप बनाना चाहिए और इसमें फर्दर कंट्रीज़ को भी इनवाइट करना चाहिए। सो 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बनना स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली दिस ग्रुप वाज द ब्रिक। 2001 में ये कॉन्सेप्ट आया, 2006 में इनफॉर्मल मीटिंग हुई, 2009 में फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई, उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बना। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं साथ के साथ आपको फैक्ट्स बताता चलूंगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुआ, 2010 में। 2011 में उसने मीटिंग में फुल फ्लैज पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद से ये इनके जो कॉमन एजेंडा थे, जैसे इकोनॉमी को ग्रो कराना है, आपस में ट्रेड को बढ़ावा देना है, जो भी कॉमन एजेंडाज थे उन पे काम करना स्टार्ट किया। साथ के साथ अब चाइना वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता था। तो जो ब्राज़ील में इनकी एक मीटिंग हो रही थी फोर्टलेजा नाम की एक जगह पे, वहाँ पे फोर्टलेजा डिक्लेरेशन साइन हुई, और फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के लिए साइन होने के बाद उन्होंने एक खुद का बैंक बनाया कि हम वर्ल्ड बैंक पे क्यों डिपेंडेंट रहे, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी खुद का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आपसे कभी पूछा जा सकता है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आंसर है ब्रिक्स से रिलेटेड। कब इस्टेब्लिश किया गया, 2014 के फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से इंट्रोड्यूस किया गया, 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। उस समय ये 5 कंट्रीज हो चुकी थी। एज आई टोल्ड यू कि 2010 में जो ब्रिक में एस भी ऐड हो चुका था। विद टाइम चाइना ने इसमें दिमाग लगाते हुए बोला कि क्यों ना हम ब्रिक्स प्लस का कॉन्सेप्ट लेके आएँ, या जो और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो भी हमारा इसमें मेंबर बने। तो अलग अलग कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा। इसमें इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, और हाल ही में इंडोनेशिया है। तो एट प्रेजेंट ब्रिक्स प्लस में, प्लस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 10 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 5 कंट्रीज़ तो हमने देखा कि फुल फॉर्म यहीं से निकल के आ रही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और आप E2 का कॉन्सेप्ट कर सकते हो कि इजिप्ट और इथोपिया, I2 का कर सकते हो ईरान और इंडोनेशिया, और यूएई। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में दे देगा वो कि सऊदी अरेबिया भी इसका पार्ट है या अर्जेंटीना भी इसका पार्ट है। प्रीवियस जितनी मीटिंग्स हुई थी उसमें ये बात चली थी, इनको इनविटेशन भेजा था अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया को। तो अर्जेंटीना ने तो पहले बोल दिया था कि ठीक है, मैं ब्रिक्स का पार्ट बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया, और एट प्रेजेंट अर्जेंटीना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिक्स प्लस। एंड सऊदी अरेबिया का भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। सऊदी अरेबिया ने बोला हुआ है कि मैं ब्रिक्स का पार्ट बनूंगा, लेकिन अभी तक ऐसे फॉर्मलाइज वे में कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं हुई है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय तक जो सऊदी अरेबिया है वो उसका फॉर्मल पार्ट नहीं है। तो यू मस्ट नो अबाउट दीज फैक्ट्स। इसके अलावा जो ग्रीन टूरिज्म है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना, वैक्सीन्स पे फोकस करना, ओवरऑल आप बेसिक बात करेंगे तो इनका जो मेजर एजेंडा है वो इकोनॉमी को ग्रो करना है डेवलपिंग नेशंस पे। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ ब्रिक्स नेशंस। और इनका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। तो यू कैन मेंशन दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स, मतलब अगर ऐसा कुछ फैक्ट आता है तो आप उसमें कर सकते हैं। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ द एनडीबी फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर द चाइना। तो ये कुछ बस फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे में हमें ये भी पता होना चाहिए, बहुत सारी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, उनके कोई इनिशिएटिव है तो वो हमें पता होने चाहिए। इंडिया उसमें एक्टिव मेंबर है या नहीं है वो पता होना चाहिए। इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं है वो हमको पता होना चाहिए। तो क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है? आंसर है यस। क्या इंडिया एट प्रेजेंट भी इसका मेंबर है? आंसर है यस। इससे रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज द CRA, कॉन्टिनेंट रिजर्व अरेंजमेंट। वो क्या है वो अभी जब नीचे हम एनडीबी डिस्कस करेंगे तो उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। कुछ हद तक अगर मैं इनफॉर्मली बोलना चाहूँ तो ये G7 को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो आंसर है यस। ऐसा ये ओपनली डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो इनका मेन पर्पस है वो कुछ इस तरीके ही पाएंगे जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में समझेंगे।
नेक्स्ट हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द एससीओ। अब एससीओ में इंडिया वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। एससीओ की रिसेंट जो समिट हुई वो भी हमको पता होना चाहिए, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई, और इस समिट का टाइटल इन्होंने दिया स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग और स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द सस्टेनेबल पीस एंड द प्रोस्पेरिटी। अच्छा, एक जब सस्टेनेबल वर्ड कहीं पे भी आता है, यू मस्ट नो अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल्स जो 17 गोल्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो। अगर आपको इस पर फुल फ्लैश वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज़ के रिगार्डिंग बताइए। मेनली जो ये ग्रुप बना हुआ है, जो एससीओ एक ग्रुप बना हुआ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1990s में ग्रुप बना था, मीन्स 1996 के आसपास ग्रुप बना था, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कुछ इस तरीके से थे कि रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि फाउंडिंग मेंबर्स में उज्बेकिस्तान नहीं था, और इसमें एट प्रेजेंट भी जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये इसका मेंबर नहीं है। अगर कभी भी एससीओ से रिलेटेड, मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हाई चांसेस आर देयर कि वो तुर्कमेनिस्तान को उसमें डालेगा। ये हाईली न्यूट्रल कंट्री है, ये किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से थोड़ा हिचकिचाती है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एससीओ। अब इसके भी कुछ कॉमन एजेंडाज हैं, उसमें से सबसे मेन एजेंडा है दैट इज द काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये एससीओ बनाई हुई है, और अदर एजेंडाज भी, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाना, ट्रस्ट बढ़ाना, रीजनल स्टेबिलिटी पे फोकस करना, डेवलपमेंट करना यूरेशिया में, मतलब एशिया प्लस यूरोप की एरिया पे, या सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी इंश्योर करना, ट्रेड बढ़ाना। तो दीज आर द फैक्ट्स। 2017 में इन्होंने इंडिया को मेंबरशिप ऑफर की, उससे पहले उज्बेकिस्तान इसका मेंबर बन चुका था 2001 में, तो एट प्रेजेंट उज्बेकिस्तान भी इसका मेंबर है। अब 2017 में इंडिया मेंबर बना तो चाइना बहुत तेज है। ये सारा हम खेल क्या चल रहा है, इंडिया को ही क्यों इनवाइट किया, ये आईआर की एक वीडियो है जिसपे ऑलमोस्ट 9000 स्टूडेंट्स उसको देख चुके हैं, वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पेपर 2 की, यू विल गेट द वीडियो। ये पूरी सारी स्टोरी बताइए कि क्यों चाइना उसको इन्वाइट कर रहा है और क्यों इंडिया ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बन रहा है। तो फिर से चीज़ों को रिपीट करना तो वर्थ इट नहीं है, लेकिन मैं ऊपर से ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मेन रीजन क्या है, कोर पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि कोर पॉइंट क्या है। इंडिया इसलिए पार्ट बना कि चाइना के साथ हमारे कुछ कॉमन गोल्स हैं। कॉमन गोल्स कैसे, जैसे क्लाइमेट चेंज इज ए वर्ल्ड प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसको काउंटर करने के लिए हमें चाइना के साथ चाहिए। WTO में इंडिया और चाइना दोनों कंट्री साथ साथ हैं, हमारे भले कितने भी डिस्प्यूट्स हो चाइना के साथ, लेकिन स्टिल वी आर टुगेदर अगेंस्ट द यूएस डोमिनेंस या वेस्टर्न डोमिनेंस। तो इवन यूएनएससी में जो हम परमानेंट मेंबरशिप क्लेम कर रहे हैं उसमें भी हमें चाइना का साथ चाहिए, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर्स है। ये सब चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूएनएससी क्या है, वीटो पावर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा सेम ऑफकोर्स कोई भी कंट्री है उसको इकोनॉमिकली ग्रो करना है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो वो अचीव करने हैं। पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को एरेडिकेट करना है, टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना है, या एआई को अडोप्ट करना है, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द चाइना इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेड। लगभग 85 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का विद चाइना। मतलब अगर दोनों कंट्री का लगभग जो ट्रेड है वो 120 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर की बात हो रही है, ट्रेड होता है, तो उसमें से मेजरली जो पार्ट है हम इंपोर्ट ही करते हैं, ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर के आसपास। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ द कंसर्निंग पॉइंट। तो चाइना इज़ ऑल्सो आवर नेबर। लगभग हम 3488 किलोमीटर की जो लैंड बाउंड्री है वो हम शेयर करते हैं। सपोज जो ये भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जो हमारा अक्साई चीन वाला रीजन है वो हम बोलते हैं कि वो हमारा पार्ट है, चाइना बोलता है वो हमारा पार्ट है। तो जैसे कंसर्निंग पॉइंट कि वेस्टर्न सेक्टर पे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मिडल सेक्टर पे भी चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव। और ईस्टर्न सेक्टर पे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर पे हम बोलते हैं कि वी फॉलो द जॉनसन लाइन, वी फॉलो द जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चेन इज द पार्ट ऑफ इंडिया एंड द चाइना फॉलोज द मैकडोनल्ड लाइन, मैकडोनल्ड लाइन। तो अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड लाइन अक्साई चेन इज द पार्ट ऑफ चाइना, ये चाइना का क्लेम है। एंड इन द ईस्टर्न सेक्टर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैकमोहन लाइन। तो ये लाइन के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज इन द न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू विच कंट्रीज। तो आंसर है चाइना एंड इंडिया। तो वापस से एससीओ पे आते हैं कि इंडिया उसका पार्ट बना टू फुलफिल द कॉमन गोल्स विद द इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया या विद द चाइना। तो ऐसे में इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया।
तो पाकिस्तान इज़ ए पपेट, वी नो वेरी वेल कि चाइना का पपेट है, और इसमें सरकार तो नहीं बोलती है, लेकिन एज वी फॉलो द इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी वेल देन वी कैन एनालाइज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो जहाँ जहाँ इंडिया एक्टिव होगा उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए देयर इज़ ए टूल दैट इज़ द पाकिस्तान, जिसको चाइना इस्तेमाल करता है। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों एससीओ के मेंबर बने। तो एट प्रेजेंट क्या दोनों मेंबर है? आंसर है यस। Yet दिस इज द आयरनी कि दिस द एजेंडा ऑफ दिस ग्रुप टू काउंटर द टेररिज्म एंड द पाकिस्तान इज द एक्टिव मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, बिकॉज चाइना जो मेन लीडर है इस ग्रुप में, फाउंडिंग मेंबर है। तो हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, आंसर है नहीं, इंडिया एससीओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 2017 में जब एससीओ का एक्सपेंशन हुआ तब इंडिया इसका मेंबर बना, और इसका फर्दर एक्सपेंशन भी देखने को मिला कि जैसे कि ईरान इसका फुल टाइम मेंबर बना 2023 में, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। 2024 में बेलारूस इसका एक्टिव मेंबर बना, तो ये भी यूपीएससी पूछ सकती है। और अदर कंट्रीज अभी तक इसका पार्ट नहीं बन पाई हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई मंगोलिया है ये इसका पार्ट बनती है। ऑब्जर्वर में अब बेलारूस नहीं है, ऑफकोर्स वो फुल टाइम बन चुका है। अफगानिस्तान इज ऑल्सो ए ऑब्जर्वर कंट्री, और तुर्कमेनिस्तान बस आपको याद रखना है दैट इज द ओनली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एससीओ। काफी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रहती है, और इसकी एक परमानेंट बॉडी भी है दैट इज द रेड्स। रेड्स यूपीएससी फर्दर पूछ चुकी है आपके एग्जाम में। इट्स अ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। Regional anti-terrorist structure is related to which organization? That is the SCO, Shanghai Cooperation Organization. And the irony is that the Shanghai Cooperation Organization का headquarter है that is in the Beijing. बीजिंग में इसका headquarter है। और ठीक है, इसमें देखो PDF तो स्टूडेंट पढ़ेंगे ही, उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा जिससे आप इस PDF को याद कर पाएंगे, इस PDF को यूटिलाइज कर पाएंगे। बिकॉज रिसोर्सेज होना दैट इज द वन थिंग, एंड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर मैं बात करूँ सर इतनी कंट्रीज है याद कैसे रखेंगे, तो ब्रिक्स का तो मैंने आपको बताया, वो 5 कंट्रीज तो सीधी सीधी हैं, और 5 कौन सी ऐड हुई है तो वो E2 I2 और यू के कॉन्सेप्ट से आप देख लीजिए कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई, एंड इंडोनेशिया इज द लेटेस्ट वन जो अभी ज्वाइन किया है। एससीओ के मेंबर्स कंट्री की बात करें तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो पिंकी है नहीं दिस इज नॉट द मौके वाली, द पिंकी है दैट इज द ट्रक में चढ़ के बेलारूस चली गई, ठीक है। और सर ये क्या है, अभी ट्रिक है, दिस इज ट्रिक टू रिमेंबर द थिंग्स। अगर आपको डायरेक्टली रिमेंबर याद हो जा रहे हैं तो वेरी वेल, एंड अगर नहीं हो रहे तो यू कैन रिमेंबर दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स, कि जैसे इसमें P सिग्निफाइज द पाकिस्तान, IN सिग्निफाइज द इंडिया, एंड दिस इज द वी कैन से द कजाकिस्तान, एंड दिस इज द ईरान। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये हमको बस याद रखना है, दैट इज द तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान एंड द बेलारूस। तो पिंकी ट्रक में चढ़ के बेलारूस चली गई, ठीक है। एंड द बेलारूस इज द मोस्ट, ये जो रिसेंट मेंबर है जो अभी इसमें एससीओ का पार्ट बना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द रेड्स का मेन एजेंडा इज टू काउंटर द सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड द टेररिज्म। तो चलिए मुझे एक डिफरेंस बताइए, अगर आप बता पाए तो सही है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूंगा आपको। सिक्योरिटी रिलेटेड एक वीडियो बनाए क्या, जिसमें हम सिक्योरिटी रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट इमर्जिंग थ्रेट्स हैं इंडिया के, उसमें वो डिस्कस करें। मेरे माइंड में क्यों आया, क्योंकि रेड्स का जो मेन एजेंडा है इट इज टू काउंटर द एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म एंड द टेररिज्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नक्सलिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, तो जितने भी ये टर्मिनोलॉजीज हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं जितने एक्टिविज्म से ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स भी आपका वैसे ही चाहिए। मुझे बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें दिखाएं और इसको यूटिलाइज करें। भाई 5 क्वेश्चन आएंगे 25 पेज में से, और वो 5 के 5 सही करके आए आप, बस मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो फिर से एससीओ को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ चीज़ें। एससीओ में एट प्रेजेंट द मेंबर्स आर, जो ट्रक की फुल फॉर्म है तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, एंड द पिंकी की पाकिस्तान, इंडिया, और ये कजाकिस्तान एंड द ईरान एंड ऑफ बेलारूस। दीज आर द एक्टिव मेंबर्स। इंडिया इज द मेंबर विच ज्वाइन इन 2017, पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया, और इंडिया वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ का? बीजिंग में। तो नेक्स्ट इज द FATF, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में रहती है बहुत बार। स्टैब्लिश किया 1989 में, और ड्यूरिंग द G7 समिट पेरिस में हुई थी। और मेन कंसर्न क्या था? मेन कंसर्न वाज दैट कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रही है, तो इसके दो मेजर चीज़ों को काउंटर करती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए देयर इज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसकी मेंबरशिप की बात करें विद द ऑर्गेनाइजेशंस, तो देयर आर टोटल 40 मेंबर्स
सस्पेंड किया हुआ है। हालांकि बहुत जगह आपको ये दिखेगा 39 मेंबर्स। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि रशिया को टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड किया हुआ है, अभी तक कंप्लीटली रिमूव नहीं किया है। रशिया एट प्रेजेंट इट इज द मेंबर। जो भी मैं आपको डेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा लिया है, ठीक है। और कंपाइल करने में आई नो कि कितना मेहनत लगी है उस चीज़ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रैंडम आपको कहीं से भी उठा लेना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट होगी तभी वो आपके काम की है, अगर वो आउटडेटेड है तो फिर काम की नहीं है। इंडिया ने इसको 2010 में ज्वाइन किया। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जीसीसी एंड द ईयू। इसके बारे में भी हम देखेंगे, यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करने हैं। और इनकी अगर कभी आ जाए कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, दीज 2 कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है क्या? आंसर है नहीं। बीच बीच में पाकिस्तान डालते हैं। क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो इनको कोई फाइनेंसिंग नहीं जाएगी, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है वो पैसा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये लोन के रूप में ले रहे हैं एंड तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है कि बायकॉट कर देना है। ग्रे लिस्ट में टेम्परेरी बेसिस पे बैन लगा देना है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होगा। आप टेररिस्ट या टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो रेगुलरली आपको अपडेट करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, FATF को रिपोर्ट करना पड़ेगा, तब हम आपको ग्रे लिस्ट से, नॉर्मल जो कंट्रीज है उससे बाहर निकालेंगे, ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे। एट प्रेजेंट नेपाल इज द पार्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज हैं ग्रे लिस्ट में, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी दैट इज द नेपाल एंड द पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रे लिस्ट। इंडिया ये जोर लगाता रहता है कि पाकिस्तान को आप ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं डाल रहे हो, इतना ओपनली टेररिज्म डालता है। ऑफकोर्स द वेस्टर्न इंटरेस्ट लाइज विद द पाकिस्तान कि इंडिया को इतना भी पावरफुल नहीं बना देना है। इंडिया को वो किस तरीके से देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया को जो USA है या वेस्टर्न कंट्रीज है वो देखती है कि दे आर राइवलरी ऑफ द चाइना, दे आर द काउंटर पार्ट ऑफ द चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए हमें कोई चाहिए जो एशियन रीजन में, दैट इज द इंडिया। इंडिया इज द वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी लास्ट में हाल ही में आपको पता है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गई हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड। एंड इसके अलावा काउंटर करने के लिए इंडिया तो चाहिए, लेकिन इंडिया को इतना भी पावरफुल नहीं बना देना कि वो USA के हेजेमनी को चैलेंज करना स्टार्ट कर दे। तो उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए समटाइम्स पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वेस्टर्न। और अभी IMF वाले केस में यही देखने को मिला। और यू नो वेरी वेल कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है FATF का? आंसर है नहीं। क्या इंडिया इज द मेंबर ऑफ FATF? आंसर है यस। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस, जो पेरिस में है। और मेन काम क्या करता है? जो फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फाइनेंसिंग रिलेटेड टू टेररिज्म, उसको काउंटर करने का काम करती है FATF। नेक्स्ट IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल फर्म है, मेनली जो न्यूक्लियर के फील्ड में काम करती है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो आपस में लेन देन हो रहा है वो सिविलियन पर्पज से हो, ठीक है, वो बॉम्ब बनाने के पर्पज से ना हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, ओके। तो ये बनी थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द UN और इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA। और हम तो ओपनली बोलते हैं जी, हम तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना हमारा मेन टारगेट है, उसके लिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं। हालांकि उसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ की हम हेल्प लेते हैं, समटाइम्स जर्मनी की, समटाइम्स फ्रांस की, समटाइम्स रशिया की। अच्छा, इंडिया, रशिया और बांग्लादेश एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको ये रिपोर्ट करती है UNGA और UNSC को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके बारे में भी देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको भी। और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम सिविलियन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे जो भी हम न्यूक्लियर है। 2008 में हमने USA के साथ भी सिविल न्यूक्लियर पीस डील साइन की थी। अच्छा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि जैसे UNHRC को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो अभी हाल ही में शायद CDS में एक क्वेश्चन आया था, तो CFF में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? तो आंसर है यस, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इसको 2005 में, ठीक है। एंड थोड़ा मार्केटिंग हो गई क्या? दिस इज आवर पेपर टू बुक एंड सच में जोक्स अपार्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पेपर 2 में रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें 125 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, बेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। आप AVKS की ऐप डाउनलोड करके वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी फॉर्म में अवेलेबल है, आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड
सच में यार इट्स काफ़ी मेहनत लगी है इसको डिज़ाइन करने में। इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली बुक। अब ये अपनी तारीफ खुद से करना हो गया क्या? ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक है एंड इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहिए, आपको नीड है तो आप लीजिएगा, अदरवाइज देयर इज नो बाउंडेशन रिगार्डिंग दिस। ओपेक थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पास्ट में इससे क्वेश्चन आ चुका है दोस्त। तो ओपेक जो है नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इट्स ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि आज के समय में ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, ओपेक प्लस का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले 3-4 साल का एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दैट इज़ माई इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो एनालिसिस है। तो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, तो तब ये ओपेक सामने आए। इसका हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में है। और जो IAEA है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो इस तरीके से याद रखना है इसको। जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन मेंबर्स हैं ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन नहीं है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हमें इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेट करती है मेनली मेंबर कंट्रीज़ में। मेनली कोऑर्डिनेट क्या करती है कि इनका मेन मकसद क्या है कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो मेनली पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं, और तो उनके प्राइस, उनकी इकोनॉमी सब इन पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तेल पे टिकी हुई है। तो उनके प्राइस है वो फेयर रहें, स्टेबल रहें, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 रुपये की कोई चीज़ है तो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। आप ऐसा मत करना कि अब बगल वाला 50 बेच रहा है, मैं 100 में बेच रहा हूँ तो मुझे 50 में बेचना पड़ेगा। चलो एक कार्टल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, 100 रुपये का है तो सब 100 रुपये में बेचेंगे। अब तेल चाहिए सभी कंट्रीज़ को, तो अपने आप आएंगे वो हमसे खरीदने में। तो इस टाइप का ये ग्रुप बनाया हुआ है कि कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल कैसे कर सकें। एट प्रेजेंट देर आर 12 मेंबर्स, जिसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अल्जीरिया है, और गिनिया है, गैबन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कोंगो है, वेनेजुएला है। तो इसमें ब्राज़ील घुसा देगा, गलत हो जाएगा। वेनेजुएला इज़ द कंट्री, इंडिया तो है ही नहीं, ठीक है। और 1 मेंबर 1 वोट के काम बेस पे काम करती है। तो जो बेंचमार्क है क्वालिटी चेक करने का, दैट इज़ द ब्रंट क्रूड, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 159 लीटर कुछ होता है एक ब्रंट क्रूड में, ठीक है। ये भी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट क्या, इन्होंने बोला कि ओपेक प्लस बनाते हैं और इसको बोलते हैं वेना ग्रुप, और 2016 में इन्होंने ओपेक प्लस बनाया। तो जो नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट करती है क्रूड ऑयल, उन्होंने इनवाइट किया और उसके मेंबर्स बनाए, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रशिया, साउथ सूडान, मैक्सिको, ओमान, मलेशिया। याद रखने वाली बात यह है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑफ कोर्स दे आर नॉट द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सो दे आर नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक एंड ओपेक प्लस। एंड दिस द एनुअल करंट अफेयर मैगजीन, जो हमारी 1 सितंबर से लेके इसमें 31 मई तक के करंट अफेयर्स अपडेटेड है थीम वाइज। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं ये शॉर्टेज दिलाता हूँ। सपोज आपके करंट अफेयर बेस्ड 15 क्वेश्चन आए, और तो 15 में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्टली इस मैगजीन में देखने को मिलेंगे। और इसमें ओवरऑल पूरी मैगजीन में ही हम देखें तो लगभग इसकी हेल्प से आप 20 के आसपास क्वेश्चन कर पाएंगे। सर होशो हवास में वीडियो बना रहे हो या बस ऐसे ही बना रहे हो? होशो हवास में ही बना रहा हूँ दोस्त। क्यों मैंने ये 20 के आसपास क्वेश्चन बोला? क्योंकि इनके साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गिवन है, और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे ही हमारे पॉलिटी के, साइंस के या टेक्नोलॉजी के या मिसलेनियस जो पार्ट है उसके क्वेश्चन बनते हैं, या स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के। तो वो सब पार्ट भी इसमें से कवर हो जाएगा। मेन वाइल कुछ बर्निंग इश्यूज भी हमने कवर किए हैं कि रिपोर्ट राइटिंग या बजट से रिलेटेड, सपोज इकोनॉमी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द करंट अफेयर, तो वो सब इसमें कवर है। तो ये ई बुक में अवेलेबल है, आप AVKS के ऐप से इसको भी ले सकते हैं। दिस इज़ द ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। आज के समय में हाई इंपॉर्टेंस है क्वाड की, और एक्टिवली इंगेजमेंट है इंडिया की USA के साथ थ्रू द क्वाड की रिसेंट जो मीटिंग हुई थी वो PM मोदी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, और 2025 में भी इसकी सबमिट होने की बात हो रही है, और इंडिया इसकी होस्ट करेगा, ऐसा बात करा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ के लिए। मेनली ये ग्रुप बना था ना 2004 के बाद, इसका आइडिया आया था जब सुनामी आई थी ना लार्ज स्केल पे। तो 2007 में शिंजो आबे जो जापान के हेड थे, PM थे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक इस तरीके का ग्रुप बनाए जिसमें कॉमन कंट्रीज़ हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द USA। मेनली इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ग्रुप बनाए। तो उस समय ये बातें चली थी, थोड़ा सा मीटिंग हुई, लेकिन
ऑस्ट्रेलिया बैकफुट कर गया। ऑस्ट्रेलिया क्यों बैकफुट कर गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना इनके भी कुछ रिलेशंस हैं। और क्यों इनको इनवाइट किया एक्चुअली, ऑस्ट्रेलिया भी डिपेंडेंट है चाइना पे, इंडिया भी डिपेंडेंट है चाइना पे, कुछ हद तक जापान और यूएसए दे आर द अलाइज कंट्रीज, एंड चाइना की पॉलिसीज़ हैं इनके अगेंस्ट हैं। तो इस रीजन में साउथ चाइना सी भी है और यहाँ पे चाइना की डोमिनेंस देखने को मिलती है। और चाइना एक इमर्जिंग पावर है इस रीजन में, यूएसए के हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, आइलैंड डिस्प्यूट्स हैं जापान के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं चाइना के। ऑस्ट्रेलिया के बंदे जब चाइना में पढ़ने जाते हैं तो चाइना वाले उनको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप क्वाड के मेंबर बनोगे, हमारे अगेंस्ट जाओगे, इस तरीके से, या एक्सपोर्ट जो चीज़ें करते हैं उस पर बैन लगा देते हैं। तो ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आफ्टर कोविड तो मैं बात करूं तो सप्लाई चेन रिजिलियंस को ध्यान में रखते हुए ये क्वाड ग्रुप काफ़ी एक्टिव हुआ। और इट्स ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी आपके एग्जाम में 2023 में पूछ चुकी है, जिसमें उन्होंने फ्रांस डाल दिया ऑप्शन में। फ्रांस है ही नहीं इसमें। इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो सके, वर्ल्ड में रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो सके। क्यों उन्होंने रूल बेस्ड बोला? क्योंकि चाइना रूल्स फॉलो ही नहीं करता। और इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड ओपन नेविगेशन हो सके। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जहाज जिस भी कंट्री में घूम रहा है तो ऐसा नहीं कोई चाइना उसको दादागिरी करे। और टू प्रमोट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएसए वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दे आर द प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो इस तरीके से इनका जो पॉलिसीज है, दैट्स दीज पॉलिसीज आर अगेंस्ट द चाइनाज पॉलिसीज। तो इसलिए चाइना बोलता है ये एंटी चाइना ग्रुप है। और इंडिया को इसमें देखिए, इंडिया की स्ट्रेटजिक अलायंस इस तरीके से देखिए, इंडिया इज द एक्टिव मेंबर ऑफ एससीओ, इंडिया इज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, एंड अदर साइड इंडिया इज द मेंबर ऑफ क्वाड, जो कहीं ना कहीं इनका एंटी देखा जाता है। और इंडिया इज ए गेस्ट इन द G7। G7 का पार्ट नहीं है इंडिया, लेकिन गेस्ट के रूप में रहता है। तो G7 की जब भी मीटिंग होती है इंडिया को ऑब्जर्वर मेंबर के तरीके से बुलाया जाता है। और इन फ्यूचर हो सकता है कभी इन्विटेशन भी दिया जाए। अभी तक G7 में जितने भी कंट्रीज़ हैं, अर्लियर इट वाज द G8 समटाइम्स, और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, अभी तो G7 है, रशिया को निकाल दिया इसमें से, तो ये डेवलप्ड नेशंस हैं। तो इन फ्यूचर, और G7 का ही प्रोजेक्ट है ये, PGII आपने न्यूज़ में सुना होगा, IMEC आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये G7 का ही कॉन्सेप्ट है। B3W आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो ये सब G7 का ही कॉन्सेप्ट है, टू काउंटर द चाइना। तो इन फ्यूचर G7 की मेंबरशिप के लिए इनविटेशन आ सकता है, तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है G7 का एक्सपेंशन होगा और उसको D10 में कन्वर्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज़, और उसमें इंडिया को बुलाएंगे और इंडिया उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात आती है। एंड इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है, इमर्जिंग स्टेज में है। मीनवाइल मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि आने वाले 1-2 साल में आपको क्वाड प्लस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और जितने भी ये एशियन कंट्रीज़ है इनको ऑफर की जाएगी इसकी मेंबरशिप। इसमें से स्पेशली उन कंट्रीज़ को जो चाइना से सबसे ज़्यादा तंग है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, दिस टाइप ऑफ कंट्रीज़, तो इनको इनविटेशन आएगा और ये पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड मैत्री इनिशिएटिव आपसे पूछा जाता है, इट इज़ रिलेटेड टू, इट वाज न्यूज़, तो रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द क्वाड। तो ये भी क्वाड से रिलेटेड है। मेनली अनाउंस किया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टनर्स मैक्सिमाइज करेंगे अपने टूल्स को टू प्रोवाइड द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस। तो मैरी टाइम चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और लॉज रेगुलेशंस इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इंडिया विल इनॉग्रेट द मैत्री वर्कशॉप इन 2025। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्रुप। इसी से सिमिलर ग्रुप है, दैट इज द ओकस, एंड इट वाज इन न्यूज़, इट वाज फॉर्म्ड इन 2021। तो इसमें इंडिया नहीं है। क्या क्वाड में इंडिया है? आंसर है यस। ओकस में इंडिया है? आंसर है नहीं। एंड 5i अलायंस, इसमें इंडिया है? आंसर है नहीं। तो ये सिमिलर से ग्रुप हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिए। इंडिया है क्वाड में? यस। ओकस में है? आंसर है नहीं। और 5i अलायंस में? आंसर है नहीं। ओकस में 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। एक्चुअली कुछ सबमरीन से रिलेटेड डील हो रही थी, तो फ्रांस से वो डील होनी थी, और जो ऑस्ट्रेलिया की उसने यूके से कर ली। तो ऑफकोर्स फ्रांस थोड़ा सा इसमें देख रहा है कि धोखा हुआ है उसके साथ, ऐसा कुछ इनका मामला चल रहा था इस चीज़ में। तो मेनली इट इज़ द सिक्योरिटी ग्रुप। अच्छा, क्वाड में अभी भी ये एंगल पॉइंट नहीं डाला है नेटो वाला, क्योंकि क्यों मैंने नेटो वर्ड बोला,
क्योंकि चाइना इस बोलता है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन का नेटो है, ठीक है। और नेटो में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 5, उसका जो चार्टर है उसमें एक आर्टिकल 5 है, और नेटो के तो 32 मेंबर्स हैं। आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर आप नेटो के मेंबर हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप नेटो के मेंबर हो और आप पे अटैक होता है तो आप पे अटैक मतलब सारी कंट्री, सारे मेंबर्स पे अटैक समझा जाएगा और दे विल पार्टिसिपेट इन द वॉर। उस अटैक्स का वो सारे मिलके जवाब देंगे। क्वाड में इस तरीके का कोई आर्टिकल नहीं है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू कि नेटो दिन रात का डिफरेंस है। यहाँ पे बस कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, वर्ल्ड के लिए बात करती हैं, क्योंकि हम स्पेशली जब वर्ल्ड की बात होती है तो वी से द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और उस फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वी आर द पार्ट ऑफ द क्वाड। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन यूटिलाइज, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू कैन यूटिलाइज इन द PT पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इट विल बी वेरी इंप्रेसिव। एंड ठीक है, ओकस में इंडिया मेंबर नहीं है, और ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है, ये एक डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन के लिए ये ग्रुप बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में टू काउंटर द चाइनाज इन्फ्लुएंस, एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ओकस। 5 अलाइंस अलायंस क्या है? अरे कुछ नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप है, इंटेलिजेंस शेयरिंग करने के लिए बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए एंड यूके एंड यूएसए ने, तो 5 कंट्रीज आर देयर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो साथ साथ कनाडा और यूएसए एंड यूके, और इसी में से सब ग्रुप सपोज दिस इज अ ग्रुप, और इसी का जो सब ग्रुप है दैट इज द ओकस, वी कैन से दैट, कि उसमें 3 कंट्रीज हैं, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया मेंबर है क्या, आंसर है नहीं। तो काम क्या है? इंटेलिजेंस शेयरिंग करना। इन फ्यूचर क्या बन सकता है? इंडिया डायरेक्टली नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चाइना लॉन्ग टर्म में बात करें ना, तो चाइना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी नीड यूएसए टू बीइंग द डेवलप्ड बाय 2047, बट उसके चक्कर में चाइना के साथ उलझना इज़ नॉट फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट। हुआ ना, देखो हम मतलब जब भी इंडिया यूएसए के पास आएगा ना, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल, तो डोकलाम इशू, द बेस्ट एग्जांपल गलवान वैली डिस्प्यूट्स। तो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स रहेगा तो हमारी इकोनॉमी का जो मेजर फंड है वो डेवलपमेंट से शिफ्ट हो जाएगा डिफेंस पे। डेवलपमेंट से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? डिफेंस पे। अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, दैट इज़ नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स यू आर क्रिएटिंग सम कैपिटल, यू आर क्रिएटिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाद में कुछ कमा के देगा। तो एंड ऑल्सो द सिमिलर ग्रुप इज द ITU2, इसको एशियन क्वाड, एशियन नेटो ये सब बोला जाता है, कि इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। क्वाड जैसे बना उसी के तर्ज पे एक तरीके से ये ग्रुप बनाया गया, लेकिन इसमें मेंबर्स यहाँ पे इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। और क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, यूएसए, साथ साथ हम माइंड में आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन दो को हटा के इजराइल और यूएई को डाल दिया गया। क्यों डाला गया? एक रीज़न है अब्राहिम अकॉर्ड। अब्राहिम अकॉर्ड क्या है? यूएसए चाहता है कि वो इजराइल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, और उसके लिए जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो भी मुस्लिम कंट्रीज, वी कैन से दैट, कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, उसके साथ टाइज इस्टेब्लिश करे, ताकि इस रीजन में शांति रहे। वी नो वेरी वेल कि इजराइल की पैलेस्तीन के साथ लड़ाई चलती रहती है। इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स पैलेस्तीन के साथ लड़ाई चलती रहती है, और इसमें यूएसए इजराइल का सपोर्ट करता है, और पैलेस्तीन का जो सपोर्ट करते हैं वे अरेबियन कंट्रीज़ मेनली करते हैं, मुस्लिम रिलेटेड कंट्रीज़ करते हैं, क्योंकि दीज आर द मुस्लिम स्टेट। और तो बस ये एक रिलीजन के बेस पे सपोर्ट रहता है। लेकिन आज के समय में कंट्रीज़ आर रियलाइजिंग, फॉर द यूएई टाइप की कंट्रीज़, कि तेल निकालने से कुछ नहीं होगा दोस्त, ओपेक वगैरह इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू डाइवर्सिफाई और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अभी टूरिज्म पीक पे जैसे यूएई पे, तो फर्दर कंट्रीज विल एसोसिएट विद द यूएसए रिगार्डिंग द अब्राहम अकॉर्ड, एंड दे विल फॉर्मलाइज देयर रिलेशंस विद द इजराइल ड्यू टू दिस इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज फैक्टर। क्योंकि तेल की डिमांड नहीं बढ़ेगी। सारे वर्ल्ड में तो बात चल रही हो रही है कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दीज आर द फैक्ट्स कि अब आपको वेस्ट एशियन क्वाड किसे बोला जाता है, ITU2 को। ITU2 में कौन कौन मेंबर, ये सब UPSC पूछ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इनका मैंडेट वगैरह मैं सब आपको साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। तो ये नोट रखिएगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज, इनको एड्रेस करना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे फोकस करना,
वेस्ट एशिया के साथ स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट करना। यूएई की बात करें तो ये तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। और यूएसए इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यूएसए भी कभी नंबर 1 पे आ जाता है, कभी चाइना नंबर 1 पे आ जाता है ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो। और इसराइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। 2 चीज़ों के लिए इसराइल हमारे लिए बहुत खास है, ठीक है। पहला तो एक तो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स, हम ड्रोन्स वगैरह बहुत चीज़ें परचेज करते हैं, गन्स हम परचेज करते हैं, इसराइल से बहुत चीज़ें परचेज करते हैं। एक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है वो हमने इसराइल से अडोप्ट की है। और हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, यू नो वेरी वेल, तो वाटर स्कैरसिटी हो रही है और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है भारत की, और इसके लिए वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होने चाहिए या वाटर पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसराइल जो ऐसी कंट्री है, हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है, और पास में इतने वार हुए हैं, उन सब में सस्टेन करने वाली एक लौती कंट्री है, और जीती है, हर बार जीती है। तो मतलब मानना पड़ेगा इसराइल में बहुत दम है, और इंडिया उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है विद द क्लोज टाइज। एंड इन द केस ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन, क्या पैलेस्टीन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं? पैलेस्टीन के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि वी हैव ऑल्सो द मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे अगर बात करें तो। और अगर हम पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एक सोसाइटी के बड़े तबके को नाराज़ कर देंगे। तो इस केस में वी फॉलो द डी हाइफिनेटेड पॉलिसी, इसको बोलते हैं। इसके लिए जो की टर्म है दैट इज़ द डी हाइफिनेटेड पॉलिसी। अगर आ जाए डी हाइफिनेटेड पॉलिसी इंडिया अडोप्ट करता है विद कंटेक्स्ट ऑफ विच कंट्रीज, तो इसराइल पैलेस्टीन और या रशिया यूक्रेन, सेम। मतलब डी हाइफिनेटेड पॉलिसी का सिंपल मतलब है, भाई आप भी मेरे दोस्त हो, ये भी मेरा दोस्त है, आप दोनों आपस में सुलह कर लो। मतलब मुझे को मैं चाहता हूँ कि सुलह कर लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी इससे लड़ाई होगी तो मेरी भी इससे लड़ाई होगी, ऐसा नहीं। उसमें नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिया बहुत बार पीस की बातें करता है, और इंडिया को बोला जाता है कि मीडिएशन करना चाहिए। सेम विद द रशिया यूक्रेन, दोनों के साथ हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, रशिया के साथ भी यूक्रेन भी। तो इसलिए जब भी इस तरीके की वोटिंग होती है अगेंस्ट रशिया, तो हम ना नेगेटिव वोट करते ना हम पॉजिटिव वोट करते, वी अब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। हम वोटिंग से ही चले जाते हैं, हमें करना ही नहीं है, वोट ही नहीं करना है उस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, India is the member of ITU, of course, we discussed this part. The Commonwealth, अब कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ हैं जिसमें यूके ने जिस पे राज किया है, और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जब पॉलिटी पढ़ते हैं आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ का पार्ट 1949 में इस तरीके से। तो लंदन डिक्लेरेशन के नाम से अगर कभी आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ द कॉमनवेल्थ, और अभी 75 ईयर्स हुए हैं इसको 2024 में। मीनवाइल ब्रिटिशर्स कॉलोनीज थी, तो एट प्रेजेंट देयर आर 56 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। काफ़ी कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। मीट एवरी 2 ईयर टू डिस्कस द थिंग्स, इश्यूज़ जो भी आपस में कॉमन इश्यूज़ हैं। इंडिया ऑफकोर्स एक ऐसी कंट्री है जो इसमें है और लार्जेस्ट मेंबर है, 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, और ये बस पता होना चाहिए कि इंडिया मेंबर है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स कंट्रीज़ का, अब तो ब्रिक्स प्लस बोलेंगे इसको, ये याद है ना? चलो बताओ याद है या नहीं है? E2 I2 बताया था ना, और UAE, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन से बना, 6 समिट हो रही थी 2014 में, और ब्रिक्स कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया। ऑपरेशनल हुआ 2015 से, हेडक्वार्टर है शंघाई में, ठीक है। SCO का हेडक्वार्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में, और AIIB अभी पढ़ेंगे उसका भी हेडक्वार्टर बीजिंग में। तो SCO AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बताओ? अरे अभी तो बताया था, ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है दोस्त, ठीक है। देयर इज नो सेक्रेटेरिएट, नो फिक्स सेक्रेटेरिएट, तो ये याद रखना है, इसमें पजल नहीं कर देना है, इसमें गलती नहीं करनी है, भावनाओं में नहीं बह जाना है दोस्त, ठीक है। वापस से आते हैं, मैंडेट क्या है? मैंडेट वही है कि भाई हम पैसा देंगे मेनली काउंटर करने के लिए, वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आता है वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। ऑफकोर्स ब्रेटन वुड्स में वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, वो सब देखेंगे उसके बारे में। और उसको काउंटर करने के लिए है, क्या एशियन कंट्रीज़ ही इसका पार्ट बन सकते हैं? आंसर नहीं। क्या ब्रिक्स के मेंबर से इसका पार्ट बन सकते हैं NDB का? आंसर नहीं। तो कौन बन सकता है? ओपन टू UN मेंबर्स, कोई भी UN का मेंबर होगा, 193 कंट्रीज़ की वो बात कर रहा है, तो वो इसका पार्ट बन सकती है। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो कम से कम 55% शेयर रखेंगी,
इसका एनडीबी का। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। इक्वल शेयर होल्डिंग अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स, ओके फाउंडिंग मेंबर्स यू नो वेरी वेल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो पता होना चाहिए। वीडियो कैसी लग रही है ये भी बता देना दोस्त, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडिया में एक रीजनल ऑफिस खोलने की बात हुई गुजरात में 2022 में, जिसको हम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के नाम से बात करते हैं। और CRA भी इसी से रिलेटेड है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे कंटिजेंट फंड होता है। बताइए कौन से आर्टिकल में है? 3 तरीके के फंड हैं हमारे, तो वो जो आर्टिकल 267 के मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट के भी यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी देखते हैं, ठीक है। ये CRA वापस आ जाते हैं वापस से वर्ल्ड में, इंडिया में भावनाओं में नहीं बना मुझे भी CRA यही होता है, जब देख पढ़ाने लगते हैं तो पढ़ाते कहीं भी चले जाते हैं। CRA ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर्स। और मेनली क्या हुआ कि $100 बिलियन इकट्ठा किया हुआ है और आपस में लेते देते रहते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज़ द CRA। और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इस्टेब्लिश 2014 में हुआ। एक बार क्रॉस चेक कर रहा है, इसमें पता नहीं क्यों डाउट आ रहा है, 2016 याद आ रहा है माइंड में, शायद ऑपरेशनल 2016 से हुआ होगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, चाइना ने फाउंड किया इसको, 56 कंट्रीज़ हैं। मेंबर्स कहाँ से बनेंगे? जैसे नाम में एशियन है, तो ये क्वेश्चन है ऐसे पास्ट में यूपीएससी में आ चुका है कि केवल एशियन कंट्रीज इसका मेंबर बनेंगे, आंसर नहीं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका कोई भी मेंबर बन सकता है। एट प्रेजेंट 110 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं, इसमें रीजनल भी है, नॉन रीजनल है। रीजनल मतलब जो एशिया से रिलेटेड है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। तो ये याद रखना है दोस्त, अब अच्छे से करा दिया है याद। शेयर होल्डर्स की बात करें तो मेजोरिटी शेयर चाइना के पास है, सेकंड नंबर पे इंडिया के पास है, तो इंडिया इसका मेंबर है, आंसर है यस। एनडीबी का मेंबर है, आंसर है यस। UNHRC, हाल ही में क्वेश्चन आया कि नोबेल प्राइज बताओ 2 बार किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, सबने ILO लगा दिया, सब गलत हो गया क्योंकि एक बार मिला है ILO को। और ये कमीशन नहीं, काउंसिल है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसका नाम काउंसिल कर दिया गया था। और इसके हेड ऑफिस की बात करें जिनेवा में है। एट प्रेजेंट 47 मेंबर्स हैं, और जो इलेक्टेड होते हैं बाय द UNGA का काम ही है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। और इसके जो मेंबर्स वो 3 साल के लिए सर्व करते हैं। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ UNHRC। हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ऐसे वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट काउंसिल इज देयर, नॉट द कमीशन। और इंडिया का NHRC से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, आई होप चीज़ें सही जा रही होंगे। दिस इज द लक्ष्य बैच, पेपर 2 का कंप्लीट सोर्स है, जिसको कोई डाउट है तो पेपर 2 के लिए लक्ष्य ही शी कैन आउट। G4 नेशंस, इसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, ठीक है। इसमें मेनली ये कंट्रीज बोलती हैं कि UNSC, अभी मैं आएंगे UNSC पे भी, अभी सुन लो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर टोटल 15 मेंबर्स, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है ऑफकोर्स, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इंडिया बोलता है जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये आपने भाई किस बेसिस पे 5 ही कंट्रीज़ को दिए हुए हैं? क्योंकि इन 5 कंट्रीज़ के पास है वीटो पावर, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है? चाइना है, हमको पता है, फ्रांस है, रशिया है, UK है, USA है। तो दीज 5 कंट्रीज आर देयर इन द UNSC 5 परमानेंट मेंबरशिप। ये 10 जो कंट्रीज़ हैं ये चेंज होती रहती हैं, फर्दर सीट्स डिवाइड है कि जो 10 सीट्स हैं इनमें से 3 सीट्स जाएंगी अफ्रीकन कंट्रीज़ को, 2 सीट्स जाएंगी एशियन कंट्रीज़ को, 1 सीट जाएगी ईस्टर्न यूरोप को, 2 सीट जाएंगी वेस्टर्न यूरोप को, 2 सीट्स जाएंगी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को या कैरेबियन कंट्रीज़ को। तो मतलब कहीं ना कहीं बायसनेस है, आप देखोगे इसमें आपका फ्रांस इसमें डाल दिया, UK डाल दिया, USA डाल दिया, वेस्ट की डोमिनेंस इतने देखने को मिल गई। यहाँ पे सिर्फ चाइना को डाला है और रशिया को डाला हुआ है। और जब ये बना था UN, जब आप बना था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उसमें और आज के समय में 2025 में तो दिन रात का अंतर आया पावर्स में कंट्रीज़ के। इंडिया इमर्जिंग पावर के रूप में उभर के सामने आया है, ब्राज़ील भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, जर्मनी ऑलरेडी डेवलप्ड है, जापान ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इन कंट्रीज़ ने कहा कि UN में चेंज होने चाहिए और UN मेंबरशिप हमें भी मिलनी चाहिए, तो वो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। या तो आप हमें परमानेंट मेंबरशिप बनाओ, UN में चेंज करो, वीटो देना है नहीं देना है आपकी मर्जी, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप हमको चाहिए UNSC में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉडी है UN की। तो ये G4 नेशन इस चीज़ के लिए बना हुआ है, दिस इज द पर्पज, एंड कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए।
इसको काउंटर करने के लिए चाइना बहुत तेज है। चाइना कभी भी इंडिया में ये 4 मान जाएंगे कि इंडिया को मेंबरशिप बननी चाहिए। इनको काउंटर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज बैठी है कि जैसे कॉफ़ी क्लब बनवा दिया। कॉफ़ी क्लब एक ऐसा क्लब है जिसमें ऑलमोस्ट 40 के प्लस कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान को बैठा दिया इसमें। कॉफ़ी क्लब का एजेंडा ये है, ये कंट्रीज़ बोलते हैं कि यूएन में चेंज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं नहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स इंडिया बोलता है मुझे परमानेंट मेंबरशिप दो, पाकिस्तान बोलता है नहीं कुछ नहीं देना है उसको। और इसमें चाइना सपोर्ट करता है इनको। तो ये मेनली इसको बोलते हैं यूएफसी, यूनिफाइंग फॉर कंसेंसस क्लब। तो अपोज करते हैं G4 नेशंस की डिमांड को, बस यही काम है इनका। तो इंडिया की चेक एंड बैलेंस करने के लिए, ऐसे ही ब्राज़ील को चेक एंड बैलेंस करने के लिए अर्जेंटीना मिलेगा, तो ऐसे ही वो अर्जेंटीना इसका मेंबर है। तो जिस भी कंट्री को चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई बैठा रहता है। तो वो सब ऐसे अब पार्ट बने रहते हैं। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। एंड G20 ये तो भाई यूपीएससी में पेपर 2 में भी आया था और एक्सपेंशन हुआ है, यूरोपियन यूनियन इसमें ऐड हुई है, यू मस्ट नो। अभी जो 18 समिट थी वो ब्राज़ील में बात हुई है, अभी उसकी ब्राज़ील में हेल्ड हुई है। उससे पहले 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट कहाँ पे होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेनली एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था 1999 और 2008 के बीच में। मैं बता रहा था जब डेवलप्ड कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट फेल होने लगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपने अपने ग्रुप बनाने स्टार्ट किए। हालांकि उसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं इसमें और डेवलपिंग नेशंस भी है, ताकि वो मिलके काम कर सके, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो इसके मेन क्या है कि इकोनॉमी को ग्रो करवाना है और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वी कैन से दैट वुमेन लेड एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो मेनली चीज़ों को स्मूथ वे में डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस इकट्ठे काम कर सकें, उसके लिए G20 ग्रुप है। इंडिया उसका मेंबर है क्या? आंसर है यस। रिसेंट में इसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड हुई है। तो दीज आर द मेंबर कंट्रीज। इसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं और 2 ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन तो ये पहले 20 थे तो 19+1 और अब 19+1+1 अब ये हो गया अफ्रीकन यूनियन। तो क्या है सर इसके मेंबर्स के नाम याद रखने हैं? आंसर है यस। पास्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ। जैसे इसका एक ये भी आउटकम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अगर एग्जाम में आ जाए कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज इन द न्यूज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द G20। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी मेंबर्स में ही आपस में रोटेट होती रहती है। इसके जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग नेचर के नहीं रहते। लेकिन एक बड़ा ग्रुप है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए बस मैं ट्रिक दे रहा हूँ, आप जो याद रखें आप रखें, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखें। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। एफसीआई में काम करती है। यहाँ से है कि जर्मनी नोट करते रहेंगे अपना, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, सऊदी अरेबिया भी बोल सकते हैं, साउथ अफ्रीका भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों मेंबर्स हैं। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान मत कर देना, अर्जेंटीना, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका कहा था तो सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस और कनाडा, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन भी है। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। जो भी आपको याद रहे आप देख लेना। और कभी ऐसा ग्रुप आ जाए कि G20, दिस इज़ द G20, दिस इज़ द G8, दिस इज़ द G7, तो आंसर है यस। ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ऑल G7 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ G20, तो आंसर है यस। अर्लियर दिस वाज द, यहाँ पे बस रशिया ऐड हो जाएगा, G7 प्लस रशिया, तो दैट इज़ द G8। तो G8 इज़ द पार्ट ऑफ G20, आंसर है यस। तो इस तरीके की स्टेटमेंट आपके पास में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और G7 में भी देख लेंगे कौन सी कंट्रीज़ है। दीज आर द कंट्रीज। गर्लफ्रेंड को जूस पिला के लेके आओ। जापान, दिस द ट्रिक, दिस नॉट द सीरियस टॉक कि फ़ोन कर रहे हो कोई पे। जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। So these are the group of G7 nations. India is not the part of G7.
इंडिया ने प्रेसिडेंसी की G20 के, आंसर है यस। कब? यू नो वेरी वेल, 2023। 6 समिट हुई और बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैंकॉक में अभी 4 अप्रैल को इसकी हुई। बैंकॉक थाईलैंड में है, यू नो वेरी वेल। एंड बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही ये बना हुआ है, तो दीज डिक्लेरेशंस आर इंपॉर्टेंट। एनडीबी किससे बना था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से। बगदाद कॉन्फ्रेंस से कौन बना है? ओपेक। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। बैंकॉक डिक्लेरेशन से कौन बना है? बिम्स्टेक। यहाँ पे सार्क आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सार्क किससे बना है? ढाका डिक्लेरेशन से, ढाका। तो बिम्स्टेक जो अर्लियर ये था, ये मेनली जो बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास की इकोनॉमिकल कोऑपरेशन और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ग्रुप बनाया गया। अर्लियर दिस ग्रुप वाज द बिम्स्टेक। इसमें भी बिम्स था ये मेनली, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ये ओरिजिनल मेंबर्स थे। मेन वाइल 1997 में म्यांमार इस पार्ट बना। तो इस जब म्यांमार आया तो सॉरी यहाँ पे ये बिम्स नहीं आएगा, तो बिम्स्टेक इसका नाम हुआ। इसका सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ढाका में इसका सेक्रेटेरिएट है, यू नो वेरी वेल, इट इज़ द बांग्लादेश। इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है। अच्छा, ये सपोज मेनली एक जैसे ग्रुप था सार्क, ये 1985 में बना। अब ये सही से काम थोड़ा कम कर रहा था, तो इसमें क्योंकि पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, उसके बारे में बात करेंगे सार्क के बारे में। सार्क जो बना है दैट इज़ द ढाका डिक्लेरेशन से। ये कंफ्यूजिंग देगा कभी भी हमेशा, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द सार्क एंड देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन से, सार्क बना है ढाका डिक्लेरेशन से। बिम्स्टेक में जो एट प्रेजेंट कंट्रीज़ हैं दैट इज़ द, लिख लूँ MBBS इन थाईलैंड में करा देते हैं, थाईलैंड में। तो इसमें कौन कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड। ऑफ कोर्स थाईलैंड में MBBS नहीं होती, ये याद करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप MBBS इन याद रख सकते हो, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे मालदीव्स है, म्यांमार नहीं है, बस ये याद रखना है। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका हेडक्वार्टर है जो है बिम्स्टेक का, जिसका हेडक्वार्टर है ढाका में, मतलब जो इसका डिक्लेरेशन था इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है, नेपाल काठमांडू में। आई होप अब चीज़ें याद हो रही है। और सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 को। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट कर लेनी है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्क और बिम्स्टेक से रिलेटेड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी आपके एग्जाम में पूछ चुकी है। और सार्क के ऑब्जेक्टिव में उसने एक बोल दिया था कि काउंटर टेररिज्म इज द ऑब्जेक्टिव। काउंटर टेररिज्म क्यों होगा भाई? अब पाकिस्तान इज़ द पार्ट, अफगानिस्तान इज़ द पार्ट, उसके लिए SCO है वो। तो ऐसे जो सार्क का मेन एजेंडा दैट इज़ नॉट टू काउंटर द टेररिज्म। ऑफ कोर्स म्यूचुअल जो इकोनॉमिक एंगेज ये सब चीज़ें हैं, लेकिन टेररिज्म उसका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें रहती है इस रीजन में। वापस से आते हैं बिम्स्टेक पे। बिम्स्टेक में मेंबर्स हमने देखे। एट प्रेजेंट मेंबर्स की बात करें तो इंडिया इज़ ए मेंबर, आंसर यस। और म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड। तो 7 मेंबर्स आर देयर इन द सार्क, 8 मेंबर्स आर देयर। सार्क इज़ द इनएक्टिव ग्रुप। इस पर आपको क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो कि क्या सार्क को हमें रिवाइवल करने की नीड है, यस और नो। और देयर इज अ कंसर्निंग इश्यूज दैट कि पाकिस्तान उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का काम करता है, उसकी जो समिट्स रहती है। और इसका मेन काम क्या है बिम्स्टेक का? वापस से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल प्रोग्रेस, कोलैबोरेशन करना साइंस टेक के फील्ड में, तो रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके। म्यांमार वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी सही से काम नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे तकलीफ चल रही है, तो इंडिया ने इसी का सब पार्ट बना दिया, BBIN। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, दैट इज़ द सब रीजनल ग्रुप। एक बड़ा ग्रुप, उसके अंदर एक छोटा ग्रुप। तो ये बोले कि हम मीटिंग कर लेंगे, आपको सही से नहीं करना है तो ठीक है। और अभी आउटकम आ सकती हैं कि आउटकम क्या है। हालांकि बे ऑफ बंगाल रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब इंडियन ओशियन में तो हम बोले ही जाते हैं कि वी हैव दिस अ पॉलिसी, सागर पॉलिसी। हालांकि हाल ही में इसका नाम चेंज करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला महासागर। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल द रीजन, वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन रीजन। इंडिया के बारे में बात हो रही है ये, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं बिम्स्टेक, बैंकॉक विजन 2030 की, प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट, ओपन, इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे 2030 तक। और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेंगे। एक ये भी आ सकता है, म्यांमार के साथ कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वाज रिलेटेड इन द न्यूज़। तो किस कंट्री के साथ है? दैट इज विद द म्यांमार। कालाधन क्या है? रिवर का नाम है, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट।
इसके अलावा बोधी इनिशिएटिव वाज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, आंसर बिम्स्टेक। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बोधी में मेनली बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। और नालंदा यूनिवर्सिटी ये सब चीज़ें रिसर्च पे फोकस किया है, क्योंकि रिसर्च इज़ द पार्ट यूथ के, कल्चरल डिप्लोमेसी के, स्पोर्ट्स पे, स्पेस, ट्रेड, ये सब आउटकम्स हैं अभी रिसेंट में जो समिट हुई हैं उस चीज़ों पे। एशियान, बहुत बढ़िया। एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, रिसेंट में समिट हुई 2024 में। बात करें तो लाओस में, 2025 में होगी मलेशिया में, ठीक है, अभी जून में ही होगी। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना, बिम्स्टेक भी बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना। ये बना 1967 में, ठीक है। मेनली ये बना था 8 अगस्त को। 8 अगस्त को एशियन डे सेलिब्रेट करते हैं वो। अच्छा, सार्क कब बना था? सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। एशियन, अब जो सपोज हमने देखा कि एशियन कंट्रीज़ कौन सी है, सपोज ये इंडिया है, तो इसके बगल वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी कंट्रीज़ जैसे चाइना एक बड़ी कंट्रीज़ है और जो रूल्स में फॉलो नहीं करती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा हो जाएंगी। तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया 10 कंट्रीज़ का। हालांकि स्टार्टिंग में ये इतनी नहीं थी, फाउंडिंग मेंबर्स कम थे, 5 ही थे। तो 5 मेंबर से एक्सपेंड होते होते एट प्रेजेंट दे आर द 10 कंट्रीज़, 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहली बात तो इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज। इंडिया एशियन ग्रुप का पार्ट नहीं है। मीटिंग में बुला लेते हैं, मीटिंग अटेंड भी करते हैं। वी हैव गुड रिलेशंस विद द एशियन कलेक्टिवली, और इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। मेनली इस्टेब्लिश किया गया था 67 में, और इनकी एक ट्रीटी भी फेमस है, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। ये एग्जाम में आ सकता है। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एशियान। ये 1976 में इन्होंने साइन की थी, को एग्जिस्टेंस बढ़ाने के लिए साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में। तो फाउंडिंग मेंबर्स थे तो इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इसको याद रख सकते हैं कि आप इस तरीके से रख लीजिए। क्या फुल फॉर्म बनेगी? PTI-MS, इस तरीके से, महेंद्र सिंह धोनी PTI कुछ भी, जो भी PIT, आप जो भी आपको याद रखना है। अच्छा, पूरे मेंबर्स की मैं अच्छी ट्रिक दे दूंगा आपको। छोटे भाई, अब कोई सिर पैर नहीं होता ट्रिक्स का कभी भी सिर पैर नहीं होता, बस याद रखने के लिए होती है। छोटे भाई MMS कर, टीवी पे IPL आया है। तो ये क्या है? दिस इज द ट्रिक। कंबोडिया, ब्रुनेई, म्यांमार, मालदीव्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मालदीव्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात हो रही है। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस। ये क्या बोल गए सर? दोबारा से। छोटे भाई MMS कर, टीवी पे IPL आया है। कंबोडिया, ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस। तो दीज आर द 10 नेशंस ऑफ द एशियन ग्रुप के। और लाओस इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। ये फास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री है एशियन रीजन में, वो कौन सी कंट्री है? दैट इज द लाओस। 2024 में इसमें सबमिट हुई। इंडिया इज नॉट द पार्टनर, इंडिया इज द डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर का बात क्या है कि उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेंशन कुछ करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ को, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनको हमारी मीटिंग में बुलाने लगे, तो उसके लिए एक समिट ये बनाते हैं, दैट इज़ द ईस्ट एशिया समिट। अब 2005 से ईस्ट एशिया समिट होती है, और उसमें एशियान के 10, जिसमें फिर से कंबोडिया, ब्रुनेई, साथ साथ बोलो, कंबोडिया, ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस, ये प्लस में 8, एशियान प्लस में 8 कंट्रीज़। 8 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी? तो ये भी मैं याद करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन में याद करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, USA प्लस रशिया, इंडिया प्लस चाइना, जापान प्लस साउथ कोरिया। ठीक है, आपस में जो जोड़ी बनती है, जोड़ी बना दी। ऑफकोर्स ये जोड़ी के रूप में नहीं आते, 8 कंट्रीज आने से मतलब है, तो ये 8 कंट्रीज होगी। तो ईस्ट एशिया समिट में 10 + 8 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। और पास्ट में एक ग्रुप बहुत न्यूज़ में था 2019 में, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दिस ग्रुप वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इस पर UPSC क्वेश्चन पूछी भी चुकी है। ये याद हो गए ना 10 + 8 कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। अब इसमें पहले 16 लोग थे, इसमें से इंडिया बाहर आ गया। तो इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एशियान, इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ RCP, ये याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर है यस। तो RCP में इंडिया बाहर क्यों आ गया? अब ऐसा क्या हुआ?
आरसीपी में ये ग्रुप, ये 16 लोग जो थे, ये 10 तो एशियन वाले ही हैं और इनमें से 6 ही लोग थे। 6 लोग कौन से? यूएसए और रशिया को हटा दो इसमें से। तो इसमें 6 लोग कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो ये 6 लोग आरसीपी में थे। लेकिन अब इंडिया भी इसमें नहीं है, तो इंडिया भी हटा दो। तो आरसीपी में एट प्रेजेंट देर आर 15 मेंबर्स। आरसीपी में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 15 मेंबर्स हैं। कौन कौन? एशियन कंट्रीज कौन कौन? कंबोडिया, ब्रुनेई, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस। +5 में कौन कौन? जोड़ी बनाओ पहले तो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, और इंडिया नहीं है, तो 15 लोग हैं। अब इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोले 2019 में कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपस में 16 के 16 लोग। इंडिया बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैं नहीं कर सकता भाई इस ग्रुप के साथ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि चाइना इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। अगर मैं चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया तो मेरे चाइनीज प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा डंपिंग हो जाएगी कि मेरी इकोनॉमी इंस्टेबल हो जाएगी। मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स वो काफ़ी सस्ते हैं, और अगर वो यहाँ पे आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, मैं टैक्स उस पर नहीं लगा पाया, जैसे चाइना हमारे यहाँ पे डंपिंग ना कर सके, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हम लगा पाते हैं क्योंकि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है चाइना के साथ। तो हमने कहा हम इसका पार्ट नहीं रह सकते भाई, आपको आपस में करना है आप कर लीजिए, हमें ये सब मंजूर नहीं है। मेरे कुछ कंसर्न है, मेरे नेशनल इंटरेस्ट है, मुझे अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है, और अभी मैं डेवलपिंग स्टेज में हूँ। मेरे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अब ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, तो आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस। एशियन हमसे नाराज ना हो सके, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है आप एशियन के साथ मैं कर लूँगा, एशियन में मुझे एग्रीमेंट साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एट प्रेजेंट एशिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो आई होप दिस पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग एंड आपको समझ में आया होगा। अब फिर से ये सॉरी ये रह गया ना एक जीसीसी। जीसीसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981 में हुई, फाउंड इस्टेब्लिश कहाँ पे गई? रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो एट प्रेजेंट कौन कौन मेंबर है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। ईरान और इराक का जरूर पूछेगा दैट दे आर नॉट द मेंबर्स। इंडिया तो मेंबर है ही नहीं, और हमारा क्या करना है गल्फ रीजन में, तो इंडिया इज नॉट द मेंबर। और ईरान के साथ हमारा कौन सा पोर्ट है? चाबार पोर्ट। तो ये याद रखने हैं, सब चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं ये। इंडिया इज नॉट द मेंबर एंड बट इंडिविजुअल बेसिस पे हमारे गुड रिलेशन है, जीसीसी के साथ भी रिलेशन है और इनके साथ भी रिलेशन है, ईरान के साथ। G7 1975 में फाउंड की गई, और पहले तो एक्चुअली ये 6 ही कंट्रीज थी, तो कनाडा तो इसमें बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। ये पहले 6 कंट्रीज इकट्ठी हुई थी, और 1973 में एक्चुअली ना क्राइसिस आया था, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस, ऑयल से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड। तो तब इन्होंने कहा कि एक ग्रुप होना चाहिए जो कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो ये 75 में इकट्ठे हुए, और विद टाइम इसमें कनाडा ऐड हुआ 2 साल बाद 77 के आसपास। तो एट प्रेजेंट बीच में ये G8 भी हो गए थे, रशिया को भी इसमें उन्होंने ऐड कर लिया, लेकिन 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया पार्ट हथिया लिया, फिर रशिया को बाहर निकाल दिया। तो एट प्रेजेंट G7 में देर आर 7 मेंबर्स, कनाडा, जापान, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। अभी बताया था गर्लफ्रेंड को जूस पिला के लेके आओ, तभी बात करेंगे आपसे ठीक है। और इनका एक इनिशिएटिव है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द राइज इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू G7 countries, of course, this is the important fact. Resilient and inclusive supply chain enhancement. एक है supply chain resilience initiative that is related with the Quad. तो उसको ये क्यों बन रहे हैं सप्लाई चेन का? एक्चुअली आफ्टर द कोविड-19 सबको ये समझ में आ गया कि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट मच मोर ऑन द चाइना, और वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इट। तो उसके लिए हमको हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स विद द इंडिया, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में या अदर कंट्रीज़ में। तो इसलिए सप्लाई चेन की बात हो रही है, हर जगह स्पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। तो इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G7 बट वी आर द इंगेजिंग पार्टनर। और हाल ही में अभी बोल रहे थे कि कनाडा इंडिया को नहीं बुलाएगा, लड़ाई हो रखी है, ये हो रखी है, तो अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था, तो आप देख लेना। लेकिन हमें इन्वाइट किया गया है और हम रहेंगे। उसमें जो मीटिंग है वो कनाडा में होगी, 2025 में जून में ही होगी। तो ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये मीटिंग यहाँ पे जो ये किस जो नाम की जगह है, ये सेकंड टाइम हो रही है यहाँ पे। अच्छा, जो 50th समिट हुई थी G7 की, अभी 51th है, उसमें एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात हुई थी, दैट इज़ द PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, मेनली दिस पॉइंट एंड द दिस पॉइंट, ये भी एक इनिशिएटिव है, 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। B3W बहुत न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये मेनली बनाए गए जो इनिशिएटिव है, और ये PGII के अंडर में ही है, ये IMEC का इनिशिएटिव, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो कहीं कहीं IMEC इस तरीके से लिखा दिखेगा, कहीं कहीं इस तरीके से लिखा दिखेगा, देखेंगे, डिस्कस करेंगे इस समय। These are the initiatives by the Western world, especially dominated by the USA, to counter the China's BRI project. As I told you कि किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी वर्ल्ड लीडर को अगर अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करनी है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियो में सारा बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अगर आपको अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करनी है तो यू नीड ए प्लान। जब यूएसए ने अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश की तो यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया मार्शल प्लान, यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए चाइना ने इंट्रोड्यूस किया BRI प्लान। अब इंडिया ने भी BRI में देयर आर सम इश्यूज, इंडिया डिड नॉट जॉइन द BRI ड्यू टू द इशू ऑफ द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट्स व्हाई there are alternative, we have also became the part of इस मल्टीमोडल प्रोजेक्ट कि इंडिया इसमें पार्ट है। क्यों? क्योंकि यूएसए को कौन सही लगता है चाइना को काउंटर करने के लिए? इंडिया। और इंडिया क्यों एग्री किया IMEC में पार्टिसिपेट करने के लिए? क्योंकि हमें भी तो हमारी इकोनॉमी सेम जो टारगेट है 2047 का क्या टारगेट है, डेवलप बन जाएंगे। तो ये मिडल जो ईस्ट से होते हुए, मिडल ईस्ट कंट्रीज से होते हुए यूरोप तक हमारी कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा बाय रोड और ये जो मैरीटाइम रूट है इसके थ्रू। मेनली ये मैरीटाइम क्या है, जो IMEC वाला प्रोजेक्ट है मुंबई से स्टार्ट होगा। तो दिस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा POK वाले रीजन से जा रहा है, मीन्स ये चाइना के जिनजियांग रीजन से पाकिस्तान, इंडिया, ये इंडिया है और हमारे रीजन से निकाल रहे हैं और हमसे नहीं पूछ रहे हैं, तो इट इज़ अगेंस्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी। तो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की वजह से तो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ BRI, एंड अंडर द BRI चाइना यूज द चेक बुक डिप्लोमेसी। दूसरों को बस बोल दो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा और उसको लोन में डुबा दो और फिर बाद में वो उससे छीन लो। देयर इज ऑल्सो पॉलिसी अंडर द BRI, द चाइना इज डेवलपिंग द पोर्ट्स, जैसे ये इंडिया है, सपोज ये इंडिया है तो इसके आसपास पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हमनटोटा पोर्ट, इस तरीके पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। इधर से बांग्लादेश के साथ कोशिश कर रहा है, म्यांमार के साथ कोशिश कर रहा है कि इंडिया में एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स, कि इंडिया को घेर लो। मैरीटाइम, कल को अगर कुछ वॉर होता है तो इंडिया को घेर लो। ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, बट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज? आंसर है इंडिया एंड चाइना। तो इसको काउंटर करने के लिए जहाँ जहाँ चाइना के पोर्ट हैं वहाँ वहाँ हम भी हमारे पोर्ट बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर, तो इंडिया का काउंटर पोर्ट ईरान में चाहबार, तो ऐसे सीशल्स में, आइलैंड में अदर हम भी श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे म्यांमार के साथ काम कर रहे हैं। तो देयर इज ए नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। ये किसकी पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड? इंडिया की। ये पॉलिसी है चाइना की। चाइना की पॉलिसी टू काउंटर इंडिया इन द मैरीटाइम रीजन, ये दिस इज द पॉलिसी टू काउंटर पार्ट द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो ये समटाइम दी टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड बाय द UPSC इन योर एग्जामिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए। और ये B3W, PGII, दे आर द काउंटर पार्ट्स ऑफ द चाइनाज BRI। इसके अंडर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ये प्रोवाइड करवाते हैं और ये एसेस भी करते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलपमेंट करना भी चाहिए नहीं। ऑल्सो इम्पोर्टेंट बॉडी फॉर द पेपर ऑन पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें मेनली 6 ऑर्गन्स आर देयर। UN की बात करें तो हालांकि UPSC पास्ट में एक आर्गुमेंट भी पूछ चुकी है कि अगर आपको UN में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, तो 6 ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, FAO इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बातें होती हैं। मेनली एम क्या है कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, डेवलपमेंट करना, कंसेंसस करना, जो कॉमन इश्यूज़ है उन सब में। तो UNS को स्टार्ट करते हैं, कब बनी? 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम पता है कि इसका प्रीकर्सर की बात करें तो लीग ऑफ नेशंस 1920 में बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ये फेल हुई, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने डिस्कस किया है, ये फेल हुई तब ये बनी UNO। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क USA में है। एट प्रेजेंट कंट्रीज 193। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेटेस्ट मेंबर साउथ सूडान 2011 में बना। ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर द चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो वर्किंग लैंग्वेज कौन से? इंग्लिश एंड फ्रांस।
ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ टोटली एग्जाम रिलेवेंट है, आपको रियलाइज भी हो रहा होगा, ठीक है। और यूएन बॉडी जो इसमें नोबेल प्राइजेस जिस इसको मिले हैं, मल्टीपल बॉडीज़ को मिले हैं। ये जो फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको 2020 में मिला था, IAEA को 2005 में मिला था, IPCC को 2007 में मिला था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ द UNHRC, क्योंकि इसको 2 बार मिला है। तो जो एक्सेप्शन हो वो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, और ये आया भी है, यूपीएससी ने CDS एग्जाम में पूछा था। UNGA जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो हम देखते हैं IAEA रिपोर्ट किसको करते हैं, UNGA के। और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जैसे किसी बॉडी के मेंबर्स को चुनना हो तो वो UNGA चुनती है। तो इसमें ये भी 1945 में न्यूयॉर्क 193 मेंबर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, और जो नॉर्मल डिसीजंस हैं वो 1/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। तो दिस आर द सिंपल मेजोरिटी से, सॉरी नॉट 1/3, वो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं बाकी जो डिसीजंस हैं। UNSC अभी हमने देखा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट है वो अदर एरियाज से आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि अफ्रीका से 3, एशिया से 2, इस तरीके से 2 वेस्ट यूरोप से, 1 ईस्ट यूरोप से, और 2 लैटिन अमेरिका से। तो इस तरीके से ये 10 सीट्स डिवाइड होती हैं। एक और ग्रुप है, इसी का एक और पार्ट है, बिकॉज 6 ऑर्गन्स आर देयर। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए आपको। 1945 में बनाया गया, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आपको पता होना चाहिए। और मेनली ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसमें जजेस की बात करें तो 15 जजेस हैं, जो इनका टर्म 9 साल तक रहता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग नीदरलैंड। इससे ही कंफ्यूजिंग, मतलब ये इसके फर्दर प्रिंसिपल्स हैं, ये मतलब जो 6 ऑर्गन्स हैं उन्हीं का में से एक का पार्ट ये है। प्रेसिडेंट यूजी लवासावा के प्रेसिडेंट हैं। इससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, एक है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बहुत आर इंपॉर्टेंट। इंडिया इसका तो मेंबर है, इसका मेंबर नहीं है इंडिया ICC का। तो ये एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजिंग पार्ट आ सकता है। ICC क्या बोला मैंने, क्रिकेट वाला नहीं है ये, दैट इज़ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो व्हाट्स द डिफरेंस। जो ICC है इसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया। ये PDF में नहीं है, तो ये सब नोट कर लेना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो सुनने वाले को अलग से मतलब बेनिफिट मिलता है। अब सिर्फ वो शॉर्टकट जो मारेगा वो कुछ ना कुछ खोएगा। ICC 2002 में बना, 1 जुलाई 2002 को। और ये मेनली जो फोकस करता है वो इंडिविजुअल लेवल पे करता है। मतलब इसमें जो केस चलते हैं वो किसी पर्सन के अगेंस्ट चलते हैं, ना कि किसी कंट्री के अगेंस्ट। इसमें जो केसेस होते हैं वो कंट्री के अगेंस्ट होते हैं। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था रोम स्टैट्यूट के बिहाफ पे हुआ था। रोम कहाँ है, इटली में। तो इसके जो चार्टर हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो रोम स्टैट्यूट से मिलते जुलते हैं। तो अगर आ जाए कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रोम स्टैट्यूट, आंसर है यस। एंड इट इज़ द ओनली वन परमानेंट क्रिमिनल कोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे। क्रिमिनल कोर्ट केवल एक ही है, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्रिमिनल कोर्ट है, इंडिविजुअल पर्सन पे चलता है। और हाल ही में इसमें शुरू किया गया था इजराइल के PM को, बेंजामिन नेतन्याहू, और जो रशिया के प्रेसिडेंट है उसको, पुतिन साहब को, ठीक है। अब इसके मेंबर कौन कौन नहीं है ICC के, क्योंकि इसके तो इंडिया मेंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो ऑफकोर्स मेंबर्स बनेंगे। तो 193 मेंबर्स हैं। लेकिन ICC के मेंबर्स में इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखने वाली बात है। इजराइल भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, और USA भी नहीं है। तो इंडिया, चाइना नहीं है, रशिया और USA नहीं है, और इजराइल भी नहीं है। तो फिर कैसे चलता है। तो केस कैसे हो गया, मतलब इजराइल के PM पे भी हो गया, रशिया के प्रेसिडेंट पे भी हो गया, जबकि मेंबर्स हैं ही नहीं। इनकी पॉलिसी है कि अगर जो केस कर रहा है, या जो जिस पे केस कर रहा है, जिस पे कंट्री के लीडर पे, उनमें से कोई एक मेंबर, इन दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी मेंबर होनी चाहिए। तो यूक्रेन इज़ द मेंबर, पैलेस्तीन इज़ द मेंबर। तो ये दोनों मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके चक्कर में नीचे वाला डग गया। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक भी बोला जाता है। 54 मेंबर्स हैं, और मेनली इलेक्टेड किए जाते हैं UNGA के द्वारा ही।
मेनली काम क्या है, प्रिंसिपल बॉडी है, कोऑर्डिनेशन का काम है, पॉलिसी रिव्यू का है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन सी हैं, ये ऑप्शन में आ जाता है। और इनमें से जो हाईलाइट की हुई हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में FAO इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट इज़ द इम्पोर्टेंट स्पेशलाइज एजेंसी है वो UN की। वो 6 ऑर्गन्स आर डिफरेंट, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर डिफरेंट, ठीक है। ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। 6 ऑर्गन कौन से हैं, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ILO इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी, IMF इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये IAEA, वर्ल्ड बैंक, WHO, WIPO, WMO, तो दीज आर द स्पेशलाइज। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना आप, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, BBIN ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2014 में बना। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इंडिया इज द मेंबर, आंसर है यस। रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा देने के लिए इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट्स। तो इसके कारण से न्यूज़ में रहता है समटाइम्स। कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इन्हेंस करने के लिए है। ISA वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंस। 2015 में बना, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इनिशिएट किया। तो जॉइंटली प्रोजेक्ट था COP21 के बाद, कि COP21 पेरिस में हुई। और इसके जो आउटकम्स थे, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन्वायरमेंट के जल्दी लेके आएंगे, इन्वायरमेंट का बोलता हूँ और इन्वायरमेंट का करवाता हूँ जल्दी। एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, गुरुग्राम में, और पहले गुरुग्राम बोलते थे, वो गुरुग्राम है। और किसके नाम पे, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है गुरुग्राम, उनका गाँव था ये। मेन एम क्या है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना ग्लोबली लेवल पे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन एक्टिवली पहले क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, अच्छा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ सॉरी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी कंट्रीज आती हैं, कैप्रिकॉन पे कौन सी कंट्रीज आती हैं, इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, इनको तैयार कर लेंगे। इंडिया के किस किस स्टेट से होके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफकोर्स इक्वेटर वो सब तो नहीं जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और उनकी राजधानी कौन सी, किस किस स्टेट की राजधानी, 8 स्टेट से है इंडिया में। और एक जो स्टैंडर्ड लाइन है वो भी पता होना चाहिए, जो इंडिया के पास होती है, इंडिया से किस किस स्टेट से। यहाँ पे ये पता होना चाहिए किस किस स्टेट की कैपिटल इस लाइन के ऊपर है और किसकी इसके नीचे है। 2 है जिनके इनके नीचे है, तो वो सब इतना बारीकी से पता होना चाहिए, तभी तो आप यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जाम, ठीक है। कोई खेल नहीं है, इट्स नॉट ए केक वॉक। ऑफ कोर्स द थिंग्स आर डूएबल, देयर इज अ डिफरेंस कि थिंग्स डूएबल हैं या बिल्कुल बस इजी है कि मैंने 10 दिन पढ़ा और हो गया, ऐसा नहीं है। लोग बहुत मेहनत करते हैं इन चीज़ों के लिए। मेंबर्स 120 मेंबर्स, लेकिन इस यही कंट्री इसके मेंबर्स नहीं है। ISA के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, द मेंबर्स आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इनके बीच के मेंबर्स हैं, आंसर है नहीं। अर्लियर दिस वाज द क्लोज, बट नाउ द मेंबरशिप इज ओपन टू द UN का कोई भी मेंबर है वो बन सकता है। एग्जाम में कभी भी आ सकता है। 1000 स्ट्रेटजी टुवार्ड्स 1000 स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ISA। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि लगभग $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट हमको सोलर एनर्जी के लिए लगानी है 2030 तक। लगभग 1000 मिलियन पीपल, बिलियन और मिलियन ध्यान रखना हमेशा। अच्छा पंचामृत मुझे बताओ, करंट अफेयर से रिलेटेड इतने वीडियोज़ में रटा चुका हूँ, पंचामृत के मुझे 5 कॉन्सेप्ट बताओ क्या है। टू इंस्टॉल द 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी, ये वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, कहीं सोचो इंडिया कहाँ से लेके आएगा इतना पैसा। और CO2 एमिशन को कम करना, दीज आर द मेन एजेंडाज ऑफ टुवर्ड 1000। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में, CAPF में। और मेनली जो क्रिएट हुई थी उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन के बाद हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेन एम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, नेगोशिएट करना ट्रेड एग्रीमेंट्स को, मॉनिटर करना ट्रेड पॉलिसीज़ को। एट प्रेजेंट मेंबर्स 164। और जो इवॉल्व हुई है, पहले अर्लियर देयर वाज ए ऑर्गेनाइजेशन इज द गेट। अगर कभी आ जाए कि गेट का ही अपग्रेडेड वर्जन WTO है। गेट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो आंसर है यस, WTO इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ गेट। इंडिया इज द मेंबर, आंसर है यस। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई सिंगापुर में, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1996 में। WTO की एजेंसी है क्या, आंसर है सॉरी WTO इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, आंसर है नहीं। तो उसमें जो ऊपर लिस्ट देखी उसमें WTO नहीं था, विपो था। की एग्रीमेंट्स कौन से हैं, तो ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये देख लेना, गेट और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दिस आर द की टर्मिनोलॉजीज, एग्जाम में पूछ लेता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, तो ये देख लेना आप कि
इसकी फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रही है इस वाले, ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो दीज आर द, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो 5 उसमें ऑर्गेनाइजेशन आएंगी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यू नो वेरी वेल 1944 में बना, IBRD के रूप में, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, प्रेजेंट मेंबर 189, इंडिया भी मेंबर है। रिपोर्ट अब तो नहीं निकालता क्योंकि बायस्ड बोल दिया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 5 इंस्टीट्यूशंस आर द IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो ग्रुप है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? 5 है, 1 2, IFC, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 3, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी 4, ये गारंटी प्रोवाइड करती है कंपनीज को जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए है, और ये कॉर्पोरेट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए है, और कुछ उनका झगड़ा हो तो उसको सुलझाने के लिए दिस इज द बॉडी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये सब करंट अफेयर में बहुत डिटेल में कवर करवा चुका हूँ। एंड इंडिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इन 4 का पार्ट है, और इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट वाले का। उसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बात करें तो USA है, फिर जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस। इंडिया इज़ द मेंबर और कुछ शेयर होल्ड करता है, आंसर है यस। IMF अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी, 1945 में, ये एक्चुअली इनको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से? वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मेंबर कंट्री 190 इंडिया, आंसर यस। लास्ट मेंबर है एडिड एंडोरा। रिपोर्ट निकालती है कौन सी? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम में आ जाता है SDR इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दैट इज द IMF। इट्स अब एक काइंड ऑफ पेपर बोला जाता है जिसकी वैल्यू इन 5 करेंसीज के बेसिस पे डिसाइड की जाती है, जिसमें USA का डॉलर है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइनीज युआन है, यूरो है, और रिव्यू होती है एवरी 5 ईयर में। तो कोटा सिस्टम इज़ देयर, तो कोटा के बेसिस पे भी ये अलाउ होता है। कंट्रीज़ कितना डोनेट करती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स, उसकी इकोनॉमी कैसी है, उनके बेसिस पे हर कंट्री में कोटा डिसाइड किया जाता है, जो मेंबर कंट्रीज है उनका। तो वो उतना IMF से लोन ले सकते हैं उसकी कोटा के बेसिस पे। तो मेनली ये जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो IMF ही लोन देता है। अभी पाकिस्तान के समय में बेल आउट आपको देखने को मिला, या 1991 में जब हमारे LPG रिफॉर्म्स आए तब IMF ने लोन दिया। तो कंडीशनल लोन भी देता है, ये कंडीशनल लोन ही देता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए देता है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया पूरा तो तब ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन, इनसे रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, कोटा सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो आंसर है IMF। तो इनसे रिलेटेड ये जो न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं के एग्जाम में आए, तो इंडिया इज़ नॉट द सिग्नेटरी ऑफ CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है इंडिया है क्या? आंसर है नहीं। ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने आपको, और ये बैन लगाता है, लेकिन इंडिया तो मेंबर ही नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि हम पाते हैं कि ये जो ट्रीटीज़ हैं, चाहे वो CTBT है या PTBT है या NPT है, दे आर द बायस्ड इन नेचर। बायस्ड इन नेचर की बात मतलब 5 कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर है UNSC के, वो बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, बाकी कोई नहीं रख सकता है, और वह ना कोई वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। और चाइना के साथ 1962 में लड़ाई हो चुकी है, तो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, हमारे लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा, ये सब करना स्टार्ट किया, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे और चीज़ों को बढ़ावा दिया। तो फिर हम पे बैन लगने स्टार्ट हुए। हम बात करते हैं, ये जो ट्रीटी बात करती है कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसको डिसआर्मामेंट कर दे। तो इंडिया बोलता है कि भाई ऐसा है, डिसआर्मामेंट मतलब ख़त्म कर दो आप, हम ख़त्म करने के लिए रेडी हैं, हम न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, आप भी तो ख़त्म करो, आप 5 कंट्री क्यों रख रहे हो? ये तो तब 5 कंट्रीज़ बोलते हैं हम भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन पहले आप ख़त्म करो। इंडिया कह रहे हैं कि आप कब ख़त्म करोगे ये बताओ हमें, बोले कर देंगे, और डेट तो बताओ, वो डेट बता नहीं रहे। तो इंडिया बोलता है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं है, इट्स अ बायस्ड इन नेचर, तो वी डिड नॉट साइन दिस टाइप ऑफ ट्रीटीज़। इसमें चाहे CTBT है, PTBT है, और सॉरी इंडिया हैज साइन PTBT बिकॉज ये बोला हुआ है कि एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे हम, या आउटर स्पेस में नहीं करेंगे, अंडर वाटर में नहीं करेंगे, ज़मीन के नीचे हम कर लेंगे। PTBT इज़ फॉर दैट, पार्शियल है, इसलिए कंप्लीटली हम नहीं कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। और नॉन प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ावा नहीं देंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, तो इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ दैट ऑल्सो, और ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और इन्हीं सब कारणों से इंडिया को NSG की मेंबरशिप नहीं मिली हुई। NSG की मेंबरशिप में 48 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें,
इसकी मेंबरशिप के लिए पीछे वोटिंग हुई थी 2019 के आसपास, 48 में से 44 कंट्रीज इंडिया के फेवर में थी और 4 कंट्रीज़ ने मना कर दिया, और मेनली चाइना ने वीटो पावर इस्तेमाल कर दिया। मेनली जो डिसीजन, अब चाइना के पास वीटो पावर है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है मना करना, स्पेशल पावर, मतलब सारी कंट्रीज एक तरफ, अगर इन 5 में से कोई भी एक कंट्री एक तरफ हो गई तो वो लागू नहीं होगा, वीटो पावर लग जाएगी उस चीज़ पे। तो दिस इज़ द मेजर इशू। और बाकी जो यूएनएससी के डिसीजन होते हैं, 15 में से 9 कंट्रीज एग्री होने चाहिए, और इन 9 में जो एटलीस्ट जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो होने ही होने चाहिए। उनमें से कोई एक भी अगेंस्ट है तो फिर वो फॉलो नहीं होगा। तो एनएसजी में रुकावट लगाता है चाइना। हमें क्यों मेंबर बनना है एनएसजी का? ताकि न्यूक्लियर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो हम एक्सपोर्ट कर सकें या इंपोर्ट कर सकें, और जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर पाएँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर पाएँ। देर आर सम अदर ग्रुप्स आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जैसे कि MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, वासिनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसमें MTCR में 35 कंट्रीज़ हैं, वासिनार अरेंजमेंट में 42 कंट्रीज़ हैं, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में 43 कंट्रीज़ हैं, 43। तो इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ ऑल दीज 3 ग्रुप्स। तो दिस इज़ द गुड पॉइंट, बट इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ NSG, एंड द चाइना इज़ द मेंबर ऑफ NSG बट नॉट द पार्ट ऑफ दीज 3 ग्रुप्स। इनमें से किसी का भी ग्रुप में इसमें से पार्टिसिपेट नहीं करता है। चाइना इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस 3। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप मेनली डील करता है केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, और वासिनार ग्रुप मेनली फोकस करता है कन्वेंशनल आर्म और ड्यूल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये चारों के चारों यूपीएससी ने कम से कम 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछे हैं, चाहे वो CAPF की बात हो, CDS की बात हो, या कोई अदर एग्जाम की बात हो। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वी नो वेरी वेल, 2013 में चाइना का एक डेवलपमेंटल प्लान आया जिसमें वो बोलता है कि एशिया को यूरोप से कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा, रेल के थ्रू, हाईवे के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू। 100+ कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, और इसमें उन्होंने न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इंट्रोड्यूस किया और मैरीटाइम सिल्क रोड इंट्रोड्यूस किया। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ BRI बिकॉज ड्यू टू द इशू ऑफ द CPEC, एंड CPEC इज़ आवर अगेंस्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी, और दीज आर द पोर्ट्स जो हम दिखाए हैं। और वो इस तरीके से जब यहाँ पे गवादर जब ये घिरता है, दैट इज़ द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, एंड दैट इज़ द CPEC, जो मैंने आपको बताया जिनजियांग रीजन से होके गवादर से होते हुए जा रहा है। एंड CPEC इज़ द पार्ट ऑफ BRI, आंसर है यस। द इशू इज़ विद आवर द सोवरेनिटी, दैट इज़ द इंडियन रीजन, दैट इज़ द POK, और ये यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए इस तरीके से कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। और भारत से पूछ ही नहीं रही हैं। इस जस्ट लाइक दैट कि सरकार और कोई थर्ड पार्टी आपस में डील कर रही है कि आपके घर के अंदर से हाईवे निकाल दें, और आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको आपत्ति होगी, तो हमें भी आपत्ति है। टू काउंटर दिस वी हैव द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी CSC में भी क्वेश्चन आया। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रपोज किया था सन 2000 में और साइन किया 2002 में। इसमें मेनली रशिया था, इंडिया था, ईरान था, और 2005 में अजरबैजान ने इसको ज्वाइन किया। इसमें भी मेन मकसद यही है कि कनेक्टिविटी इंश्योर करना, एंड दिस इज़ द मैप टोटल। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ INSTC, आंसर है यस, और ये कनेक्टिविटी इंश्योर करना है। INCTC का आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट इज़ द IMEC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये G20 समिट में भी इसकी बात हुई। G7 का वैसे इनिशिएटिव है, और ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्थन कॉरिडोर, इस सब में गल्फ मतलब मिडल ईस्ट से होते हुए फर्दर कंट्रीज़ को जोड़ना इज़ द पार्ट। और इसमें इंडिया का मुद्रा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, दिस आर द पार्ट ऑफ IMEC। एंड IMEC का मैं आपको दिखा देता हूँ, मुंबई से स्टार्ट होकर इस तरीके से इसराइल से होते हुए फर्दर यूरोप में एंटर कर जाएगा ग्रीस के। नेक्स्ट इज द ILO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बनी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सली, एंड द जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 187 कंट्रीज है। ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्राईपार्टाइट सिस्टम है। ट्राईपार्टाइट का मतलब 3 पार्टी हैं, जिसमें गवर्नमेंट एक पार्टी रहती है, वर्कर्स एक पार्टी रहती हैं, और जो काम देते हैं एम्प्लॉयर्स एक पार्टी रहती हैं। ठीक है, तो इन तीनों से मिलके ये चलती है, अपनी रिपोर्ट देती है। UN की जो इकोनॉमिक और सोशल से रिलेटेड ऑर्गन है, जो 6 ऑर्गन है उनमें से एक ऑर्गन है, उसको ये मेनली अडोप्ट किया हुआ इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइट एट वर्क। और इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर, आंसर है यस। इसको कभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, आंसर है यस, एक बार 1969 में। एंड देयर आर मल्टीपल कन्वेंशंस ऑफ ILO, उसमें से 8 जो कोर कन्वेंशन है, दैट आर द कन्वेंशंस, जिसमें से 2 कन्वेंशन है फोर्स लेबर
से रिलेटेड कि फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए, जैसे कन्वेंशन नंबर 29105। क्या ये इंपॉर्टेंट है? आंसर है यस। ईपीएफओ में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये नोबेल प्राइज फाउंडिंग मेंबर, ये सब क्वेश्चन सीएपीएफ में भी आ चुका है। इसके अलावा इक्वल रिम्यूनरेशन से रिलेटेड कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 100। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है वो 111। मिनिमम एज कन्वेंशन है, वेज नहीं एज कन्वेंशन है 138, वहाँ पे वेज कर देगा। और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है 182। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग 98। इंडिया ने इन टॉप 6 को साइन किया हुआ है, लास्ट 2 को साइन नहीं किया हुआ है, मतलब 98 और 87 को साइन नहीं किया हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्यों नहीं किया हुआ है? रीजंस आर देयर कि वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज, और अगर हम वर्कर्स की बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, हालांकि वी आर द सोशलिस्ट इन द नेचर, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो। तो लेबर के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव लेबर कोड्स, जिनको अब इंटीग्रेट करके 4 लेबर कोड्स बना दिए गए हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देते हैं। इसके लिए वेरियस आर्टिकल्स आर देयर। डीपीएसपी में आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, 43A जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन की बात करता है मैनेजमेंट में। तो देयर आर सम आर्टिकल्स, आर्टिकल 39 इज़ देयर जो हेल्थ की बात करता है वर्कर्स के, जो चाइल्ड एजुकेशन की बात करता है, तो इक्वल रिम्यूनरेशन की बात करता है। तो देर आर मल्टीपल आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स, बट वी कांट गिव द राइट टू ऑर्गेनाइज, मतलब एक काइंड ऑफ स्ट्राइक का राइट हम नहीं देते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में स्ट्राइक का राइट मिल जाता है, तो इसलिए हमने इनको साइन नहीं किया हुआ है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी एक बचा हुआ है क्या? चलो नेटो चलो बचा उसको भी कर लेते हैं। नेटो इस्टेब्लिश किया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। 32 नेशंस हैं, अभी हाल ही में 75 एनिवर्सरी हुई है। 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और जिनके नाम आपके सामने गिवन है, कंप्यूटर जी आपके सामने गिवन है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके, यूएस। हाल ही में कौन कौन ऐड हुआ है ये पता होना चाहिए। इंडिया इसका मेंबर है क्या? आंसर है नहीं। नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में, फिनलैंड 2023 में, 2024 में स्वीडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूक्रेन भाई साहब इसमें ऐड होना चाहते थे, रशिया को उसमें आपत्ति थी कि मेरे क्लोज हो, आप इसका पार्ट बनोगे तो नेटो की फोर्सेज यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, जो मेरी सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। रशिया के अपने कंसर्न्स थे, यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी की आज नहीं तो कल आप हम पे अटैक कर दोगे। 2014 में हमारा एक्सपीरियंस हम देख चुके हैं, तो इसलिए यूक्रेन पार्टिसिपेट करना चाहता था, रशिया रोकना चाहता था, इसलिए ये बोन ऑफ कंटेंशन बना और ये इमीडिएट रीजन ट्रिगर हुआ और दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और आज वो लगभग 3 साल हो गए हैं उसको। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका एक क्लोज है, जो मेनली वो क्लोज यही है कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक माना जाएगा। तो इसके मेंबर्स एक बार देख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। दीज आर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सब यहाँ पे गिवन है। इसमें कौन नहीं है ये सब देख लेना। ऑफ कोर्स रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, तो ये सब तो नहीं है। यूरोप का है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन का है, तो ये कॉमन सेंस बेस्ड भी कुछ करना है आपको। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और टेस्ट सीरीज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इसके साथ हम आपको एक PYQ ई बुक भी देते हैं और एक करंट अफेयर ई बुक भी देते हैं, तो आप वो ऑप्ट करना चाहें तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।